नाउ इज इट वर्किंग? चलो ठीक है। टू पार्ट्स में कौन कौन सा? लॉरेंसिया एंड गोंडवाना आइलैंड। इसके बीच में कौन सा आया ऑप्शन? पेथिस सी आया। फर्दर ड्रिफ्टिंग इसमें हुआ। फर्दर ड्रिफ्टिंग के लिए कुछ फोर्स रिस्पॉन्सिबल होंगे। फोर्स कितने डायरेक्शन में लगे? कौन कौन से डायरेक्शन? एक वेस्ट वार्ड, दूसरा इक्वेटर वार्ड। वेस्ट वार्ड कौन सा फोर्स? टाइडल फोर्स। वेरी गुड। एंड इक्वेटर वार्ड? पोल फ्लिंग फोर्स। पोल फ्लिंग फोर्स। और फोर्स ऑफ बायोंसी, बायोंस फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। ये तीन लगे कहाँ पे? टुवर्ड्स इक्वेटर। ये किसने बताया? अल्फ्रेड वेगनर। इसने अपने बातों को प्रूफ करने के लिए, अपने प्रिंसिपल को, सिद्धांत को, उसने कौन से एविडेंसेस दिए? एविडेंस में उसने क्या दिया बताना? 600 फीट था। चलो मैंने सिर्फ रॉक्स लिख दिया, ठीक है। सिमिलरिटी ऑफ रॉक्स, टाइलाइट डिपॉजिट, प्लेसर डिपॉजिट, बोटेनिकल एविडेंसेस, फॉसिल एविडेंसेस, पोलर बॉन्डरिंग। ये हो गया कौन सा हमारा पूरा। अगर इस तरह से आप कर पा रहे हो मतलब यू कैन इजिली आंसर मीन्स सारा जुबान पे है आपका। ठीक है, इसके बाद आगे आते हैं वही लिमिटेशंस या क्रिटिसिज्म या शॉर्ट कमिंग्स, जो भी बोलना है बोल दो। कौन कौन से हैं? पहला क्वेश्चन, क्या ये फोर्सेस, सबसे बड़ी बात है फोर्स वाली। मूवमेंट की जब बात करते हैं तो सबसे मेजर उसका क्रिटिसिज्म है कि द फोर्सेस दैट ही सजेस्टिंग आर रिस्पॉन्सिबल आर नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू बी एबल टू मूव कॉन्टिनेंट, एंड दैट्स व्हाई इट्स टोटली फॉल्स, डिसबिलीव। आगे, अच्छा वाई 200 मिलियन ईयर्स? और क्वेश्चन, एजम्पशंस पे बेस्ड है एंड नॉट वेरी साइंटिफिक एंड वेरी जनरल इन नेचर। इतना क्लियर है? इसके आगे आप कह सकते हैं कि जो हमारा बाउंड्री होता है या कोस्ट होता है, दे आर नॉट अ परमानेंट फीचर, दे कीप चेंजिंग विद टाइम। और पोलर बॉन्डिंग जरूरी नहीं हो कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की वजह से हुआ, हो सकता है कि ड्रिफ्ट ना हुआ, पोलर फिर भी बॉन्ड। जैसे कि अभी हम देख रहे हैं तो हमारा जो ड्रिफ्टिंग होती है मुश्किल से कुछ 1 सेंटीमीटर होता है हर साल, और रियलिटी क्या है हमारा पोलर पोल का? ये अभी 44 किलोमीटर पर ईयर के टाइम से मूव हो रहा है। सो इट हैज नो डायरेक्ट रिलेशनशिप विद द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट एंड सो ऑन। कई क्रिटिसिज्म हो गया। फाइनली हाँ, इसने ही ओनली टॉक्स अबाउट द कॉन्टिनेंट, ही डिड नॉट टॉक अबाउट द ओशन। ये भी हो गया पॉइंट। और कोई? हाँ, जो सब कोइंसिडेंस हो सकता है एज ऑफ रॉक से लेकर के ना ऑल दोस्त। कुल मिला के सारा आपके दिमाग में आ गया। अल्फ्रेड वेगनर की कहानी, आप होते तो आप यही दे रहे होते शुरुआत में अपनी बात को रखने के लिए। ऑफ कोर्स नॉट थेथरलॉजी, लॉजिकल तो लग रहा है ना? सोचो उसने क्या क्या किया होगा। ये जो तुम मैपिंग की बात कर रहे हो कि ये यहाँ पे हो रहा है ना, शूट कर रहा है यहाँ पे, मतलब पूरा वर्ल्ड का मैप तैयार किया होगा उस बंदे ने। देन ओनली ना मैपिंग करना पड़ेगा सब कुछ। तो ये जो आज आसानी से पढ़ रहे हो, कहीं किसी ने शुरुआत किया होगा उसी का है ना। वर्ल्ड मैपिंग पहले उसे हो चुकी थी इस तरह से पूरा प्रॉपर। एक आइडिया जरूर था लेकिन इस तरह से नहीं था जिसको ये पूरा सेप डिस्कशन की इसका इसमें मैच कर रहा है। ऑल दिस थिंग्स केम फर्स्ट टाइम विद हिम ओनली। ठीक है, इसके बाद फाइनल प्रेजेंट स्टेटस क्या है? व्हाट इज द प्रेजेंट स्टेटस? Means whatever the different land masses are there, they are whatever suggested by the Alfred Wegener, those are accepted, but the very forces are not accepted. Then at the same time, it became the very basis for the further theories to come. For example, convectional current theory, free flow spreading theory, and Platonic theory. Done हो गया आराम से सबको। अब कोई भी लिख सकते हो आराम से 100%। चलो ये फिनिश करते हैं, आते हैं दूसरे पॉइंट पे। कौन सा हमारा था?
कन्वेक्शनल करंट बताओ किसने दिया? आर्थर होम्स। कब दिया? 28 29 लिखते हैं इस तरह से फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से। कब दिया? क्या कहा इसने? सिंपल सा है, अल्फ्रेड वेगनर ने कहा था कि जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हो रहा है बिकॉज ऑफ दोज फोर्सेस हो रहा है, दो डायरेक्शन में। इसने कहा कि नहीं, वो फोर्स की वजह से नहीं, इट इज बिकॉज ऑफ कन्वेक्शन करंट। एक लाइन में कहना हो तो क्या बोलोगे? जो ड्रिफ्टिंग हो रही है वो कन्वेक्शन करंट की वजह से हो रही है। अब फर्दर उसमें आगे बढ़ाना चाहते हो, बोलो ये ड्रिफ्टिंग किसकी वजह से हो रही है? कन्वेक्शन करंट। ये दो तरह के होते हैं। नहीं, एक होता है अप वेलिंग, डाउन वेलिंग। ठीक है, इसमें बता सकते हो कि जहां कहीं भी अप वेलिंग, वहां पे कैसा स्ट्रक्चर बनेगा? मैग्मा ऊपर की ओर आ रहा है, डाइवर्जेंस हुआ, तो इसमें या तो रीज बनेगा। ठीक है, खुद से बताओ क्या बनेगा यहाँ पे? रीज। कब? जब ये ओशन के अंदर हो, और मान लो ओशन के बाहर हो तो महाद्वीप पे माउंटेन बनेगा। दरार होगा ना, फ्रैक्चर बनेगा, भ्रंश, फॉल्ट बनेगा। क्या बोल सकते हैं? रीज हो सकता है, या दरार हो सकता है, फ्रैक्चर हो सकता है, या फॉल्टिंग हो सकता है। एंड जहां कहीं भी डाउनवर्ड डाउनवेलिंग है, क्या होगा? जहां भी नीचे जाएगा वहां पे दो प्लेट आपस में टकराएंगे। ठीक है, ऐसे केस में ट्रेंच बन सकता है, फोल्डेड माउंटेन बन सकता है, उसी फोल्डेड माउंटेन में वोल्केनिक एक्टिविटी हो सकती है। कौन? हालांकि जितनी बातें बता रहा हूं मैं, बातें इसने बताई नहीं थी। इसने सिर्फ इतना ही कहा था कि जहां कहीं भी अपवर्ड मूवमेंट है मैग्मा का, वहां पे क्या होगा? वहां पे क्या होगा? डाइवर्जेंस हो। ठीक है, और रीजेस बनेंगे, इतना उसने कह दिया। इसकी बात नहीं की थी। फ्रैक्चर वगैरह सब, दरार वगैरह, ये सब पता है कहाँ आया? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में आगे चल के। लेकिन हमें तो परसीव हो रहा है ना कैसा होगा। और जहाँ पे डाउन मूविंग है वहां पे क्या होगा? कन्वर्जेंस, सबडक्शन, गोल्डन माउंटेन एंड वॉल्केनिक इरप्शन, अर्थक्वेक एटसेट्रा। देन यही था किसका? हमारा कन्वेक्शनल करंट थ्योरी। इसके बाद क्या पढ़ते हैं हम लोग? पैलियो मैग्नेटिज्म। पैलियो मतलब ओल्ड, मैग्नेटिज्म मतलब चुंबकत्व। तो जो हमारे ओल्डर रॉक्स हैं पृथ्वी पे, उनके जब चुंबकत्व का स्टडी करते हैं हम लोग, तो उसे क्या बोलते हैं? पैलियो मैग्नेटिज्म। डन। अब हमने इसके बारे में बात किया था कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट को आप गर्म करते हो तो उसका मैग्नेटिज्म में कोई बदलाव होता है या नहीं? whenever we start heating any object having magnetic properties, so will it lose or change? Gradually it will its magnetic property. जैसे फॉर एग्जांपल आयरन है, ठीक है, उसको हम जब लगातार गर्म करेंगे तो धीरे धीरे उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कम होती जाएंगी, और एक ऐसा टाइम आएगा जब उसका बिल्कुल गायब हो जाएगा, जिसे बोलते हैं क्यूरी पॉइंट। क्या बोलते हैं? क्यूरी पॉइंट। उसका पूरा मैग्नेटिक फील्ड क्योर कर देगा ना, क्यूरी पॉइंट याद रहेगा। जैसे कि पृथ्वी के नीचे हमारा जो मोल्टेन मैग्मा है, मान लो है वहाँ पे रॉक होगा, आयरन मान लिया हमने। अब वो क्या होगा? पिघलेगा, धीरे धीरे उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है और उसकी मैग्नेटिक फील्ड प्रॉपर्टीज कम होती जा रही है, जीरो होती है। अब एक समय के बाद खत्म हो गया, अब वो पिघल चुका है। वो मैग्मा जब पृथ्वी के ऊपर बाहर आएगा, उस वक्त कूलिंग उसकी होगी, और उस वक्त पृथ्वी का जो मैग्नेटिक ओरिएंटेशन होगा वही उसमें रिकॉर्ड हो जाएगा। उसी के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? और आगे चल के हम देखेंगे कि इसके हेल्प से सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी आई, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आई, और ये उनकी बातों को एक्सप्लेन करने में काफ़ी मदद किया। क्योंकि ये स्टडी अगर पहले हो गया होता अल्फ्रेड वेगनर के टाइम में, तो उनके लिए प्रूफ करना आसान हो जाता, लेकिन स्टडी बाद में हुआ। क्लियर है? चलो, इसके बाद कौन सा आता है हमारा? सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। इसकी कहानी बताया था मैंने। वर्ल्ड वॉर 2, हैरी हैस एन अमेरिकन नवल ऑफिसर ट्राइंग टू गो टू द, कहाँ? जर्मनी जाने की कोशिश करता है, किससे? सबमरीन से। लेकिन जैसा सोचा था वैसा नहीं मिलता ओशन, सामने क्या मिलते हैं? पहाड़ जैसा स्ट्रक्चर। फिर वो वापस आता है और क्या सजेस्ट करता है? कि देयर शुड बी मैपिंग ऑफ द ओशन सो दैट वी शुड हैव आइडिया
एक आइडिया लगना चाहिए कि कैसा है मैप, हमारा ओशन है कैसा। युद्ध खत्म होता है, उसके बाद वो पूरा 5 साल तक मैपिंग करता है। सबसे पहले किसका मैपिंग किया? अटलांटिक ओशन। और उसने उसमें क्या पाया कि उसके ठीक बीचों बीच में क्या हो रहा है, मैग्मा बाहर निकल रहा है, और उस मैग्मा से क्या बन रहा है, रिजेस का निर्माण हो रहा है। उसने उसका क्या नाम रखा? मिड अटलांटिक रीज। हिंदी में क्या बोलेंगे? मध्य अटलांटिक कटक। कोई इशू? लेकिन उसके बाद से जितने रीजेस होते हैं ओशनिक, सबको एक साथ कहना शुरू कर दिया हमने मिड ओशनिक रीजेस, मिड ओशनिक। क्यों? क्योंकि पहली बार इसी को देखा गया था और इसके सेंटर में देखा गया। अगर हम इसकी बात करें, ये हमारा कौन सा ओशन है? ये देखो, अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, और ये यूरोप एंड अफ्रीका। इनके बीचों बीच देखा गया कि सेंटर में क्या है, रीज है, एग्जैक्ट बीचों बीच, इसलिए इसका नाम रखा मिड ओशनिक रीजेस। लेकिन जब बाद में प्रशांत महासागर की मैपिंग की गई, इंडियन ओशन की मैपिंग की गई एंड सो ऑन, तो देखा गया कि वहां पे रीजेस तो हैं बट बिल्कुल सेंटर में नहीं है। इसलिए ज्यादा बेहतर वर्ड क्या होता है यूज करना? ओशनिक रीजेस, ना कि मिड ओशनिक रीजेस। या इट इज करेक्ट इन केस ऑफ योर अटलांटिक ओशन। ना क्लियर है? इस तरीके से आते हैं भाई साहब कौन, हैरी हेस, और एक प्रिंसिपल पोस्टुलेट करते हैं, प्रपोज करते हैं। नाम क्या है? सागर नीतल प्रसार ना, सागर नीतल प्रसार सिद्धांत, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। कब? 1960 जनरली। इसके बाद ये क्या बताते हैं कि सी का फ्लोर क्या हो रहा है, स्प्रेड हो रहा है। और उसका कारण क्या बताते हैं? अगेन कॉज इज कन्वेक्सिव करेंट। ध्यान रहेगा, कन्वेक्शनल करेंट, जो कन्वेक्शनल करंट थ्योरी में है। इन्होंने क्या किया कि दोनों थ्योरी का यूज कर लिया, इसको और इसको एक साथ, और दोनों को लेकर के कंबाइन करके बता दिया सी फ्लोर स्प्रेडिंग। और ये बताते हैं कि कन्वेक्शन करंट की वजह से सी फ्लोर स्प्रेड हो रहा है। एनी इशू? अब ये अपनी बात को प्रूफ कैसे करेंगे, वाकई स्प्रेड हो रहा है? प्रूफ करने के लिए देखिए, ने क्या देखा, अगर सपोज ये है मिड अटलांटिक का रीजन, यहाँ पे अगर वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, सपोज करो इरप्शन होने के बाद में समथिंग लाइक यहाँ पे कुछ ऐसा बना होगा, पहला क्रस्ट, यहाँ पे यूरोप, यहाँ अमेरिका पहले टच में था, बीच में क्या हुआ, इरप्शन, तो मान लो इतना चौड़ा बन गया ये। ठीक है, अब इसके बाद अगर फर्दर इरप्शन होगा कुछ समय के बाद, कुछ सालों के बाद, तो इसका थिकनेस बढ़ेगा कि घटेगा? मान लो ये बढ़ के यहाँ तक आ गया इस तरफ, और ये, लेकिन अब यहाँ पे इमेजिन कर सकते हो कि जो ये पार्ट था कहाँ गया, यहाँ, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, नया पार्ट बन जाएगा। अगर फर्दर उसके बाद होगा तो इसकी थिकनेस और बढ़ेगी, और इसका ये वाला पार्ट कहाँ पहुंच गया, यहाँ, और ये वाला यहाँ, और यहाँ पे फिर नया, धीरे धीरे ये इस तरफ बढ़ता जा रहा है। तो सबसे पहले कौन बना होगा, ये पॉइंट, उसके बाद ये बना होगा, उसके बाद ये, सबसे नया। इसका मतलब ये है कि ओशन के अंदर जब जाओगे तो किनारों पे तुम्हें पुराने रॉक्स मिलेंगे कि नए? किनारों पे सबसे ओल्ड मिलेंगे, ठीक है, और सेंटर में सबसे, ये बात समझ में आ गई? चलो, मान लो कि जो ये है, इस तरह से मैंने किया, वही तो ये होगा। अगर मैंने इसको इस तरह से किया तो ये, मान लो इसको मैंने कुछ ऐसा कर लिया पहचान करने के लिए, मतलब ये दोनों एक साथ वाले हैं, ये दोनों एक साथ वाले, ये दोनों एक साथ वाले। तो ये जो एक साथ वाले हैं, अगर इनमें सिमिलरिटी मिल जाए, तो समानता हो, तो जैसे अगर ये जब बना होगा जिस लावा से, तो उस लावा में जो भी मिनरल कॉम्पोजिशन होगा, तो जो इसमें होगा वही इसमें होगा। इतना क्लियर है ना, क्योंकि उसी का पार्ट है। सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, अगर मान लो मिनरल कॉम्पोजिशन सेम, एज एंड हाउ अबाउट मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज सेम, बस इसी में एक वर्ड यूज कर लिया, नॉर्मल पोलैरिटी वर्सेस रिवर्स पोलैरिटी। अगर मान लो यहाँ पे नॉर्थ एंड साउथ इस तरह से है पोल, इसमें, तो इसमें भी किससे होगा, नॉर्थ एंड साउथ। और देखा गया कि उसका ठीक बगल वाला जो हमारा स्ट्रिप है,
उसमें एग्जैक्टली सेम नहीं है। हमने इस मान लो इसको साउथ, इसको नॉर्थ, रिवर्सल। जब यहाँ पे साउथ नॉर्थ, यहाँ पे कैसा होगा, साउथ नॉर्थ, यहाँ पे नॉर्थ साउथ। देखो तीन बातें देखा हमने, कौन कौन सी चीजें, अगर सिमिलर इसकी बात करूं तो सिमिलरिटी है। किस बात की सिमिलरिटी है, मिनरल कंपोजिशन, एज, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कह लो, फील्ड, ठीक है। इसके अलावा और भी कई सारी समानताएं आएंगी। अगर ये समानता है, इसका मतलब ये है कि सी फ्लोर ही है जो स्प्रेड हुआ होगा। तो इस तरीके से उसने अपनी बातों को प्रूव किया। एक उसने दूसरा क्या बताया कि जैसे जैसे हम सेंटर से दूर जाते हैं किनारों की तरफ, एज क्या होगा, डन, बूढ़ा मिलेगा, जवान कहाँ मिलेगा, किनारों पे। अच्छा, इसके अलावा ये बताओ, जहाँ पे मैग्मा ऊपर की ओर आ रहा है वहां अर्थक्वेक आएगा कि नहीं, वॉल्केनिक एक्टिविटी हो रहा है। तो उसने बता दिया कि जो सेंटर पे यहाँ पे अर्थक्वेक एक्टिविटीज ज्यादा होगा। और फोकस बताओ उसका डीप होगा कि सैलो होगा, सैलो होगा, क्योंकि ऊपर है, रिज बन रहे हैं, वहां पे हो रहा है। लेकिन वही चीज पूछा जाए कि जब ये इस तरफ जा रहा है और यहाँ पे मान लो पहले से कोई रीजन है, सपोज यहाँ पे पहले से कोई रीजन है, अब यहाँ पे जब कॉलिजन होगा, विच वन विल सबडक्ट, ये ओशनी वाला सबडक्ट करेगा। जब ये सबडक्ट करेगा तो जैसे यहाँ पे नया बनता जा रहा है, एक समय के बाद अंदर जाके कस्ट डिस्ट्रॉय हो रहा है। अब बताओगे तुम कि इसको यहाँ निकल के जब नया बना और यहाँ से बढ़ते बढ़ते किनारे आके डिस्ट्रॉय होने में कितना टाइम लगा होगा। जो ओल्डेस्ट रॉक है वो मिला है करीब 200 मिलियन ईयर्स एगो, 20 करोड़ साल पहले। जो रेडियो डेटिंग के माध्यम से जब हम इसका एज निकालते हैं तो मैक्सिमम एज कितना मिलता है, 200। इसका मतलब यही वजह था कि अल्फ्रेड वेगनर ने कहा था कि करीब 20 करोड़ साल पहले क्या हुआ, ड्रिफ्टिंग शुरू हुआ। क्योंकि उसके पहले तो स्टडी नहीं, अब ये हमें मिला नहीं था इसका। उसने ओल्डेस्ट रॉक देखा, मतलब कि उसी समय बना होगा जो सबसे पुराना है, क्योंकि पहले तो था नहीं ओशन। तो ओशन के अंदर का जो सबसे पुराने रॉक मिलेंगे, उसके हिसाब से उसने बता दिया कि लगभग 200 मिलियन ईयर्स एगो ड्रिफ्टिंग शुरू हुई थी। उसका आंसर कहाँ मिला, डी फ्लोर स्प्रेडिंग में। क्लैरिटी आ रही है। ऑफ कोर्स ही वाज राइट, बट एट दैट टाइम ही वाज नॉट हैविंग दोज रिसोर्सेज टू प्रूव। अब उसमें पैलियोमैग्नेटिज्म हुआ नहीं था, प्रॉपर उतने डेवलपमेंट हुए नहीं थे। चलो आगे बढ़े। ये सोचो ना, वो कब की बात है, 1912, 20 तक, 25 तक। ये कब की बात है, 1960 तक। कितने डेवलपमेंट हो चुके होंगे। क्लैरिटी आई। चलो इस तरीके से अब ये बताना, जब ये कोलिजन होगा तो ये सबडक्ट करेगा, तो यहाँ पे ट्रेंच बनेगा। तो इसका मतलब कि समुद्र के अंदर जाओगे तो ज्यादा गहरा कहाँ मिलेगा, बीच में या किनारों पे। इसलिए ज्यादातर जो तुम्हें गहराई पॉइंट मिलेगा कहाँ मिलेगा, किनारों पे। ट्रेंचेस कहाँ मिलेंगे, किनारों पे। तो ये नदी की तरह मत समझना। चलो अभी तो 1 आध किलोमीटर चलते सकते अंदर आराम से। You can have wherever two plates are converging. In those cases, you will find that the trenches are at the very coast. For example, देखो तुम लोग कभी मैप देखते हो तो गौर करना, ये कलर डिफरेंस दिख रहा है तुम्हें, ये कलर डिफरेंस क्या बताता है, जो जितना ज्यादा डीप है वहां पे गहराई उतना ज्यादा है। अब तुम सबके पास एटलस है, ओपन करो, एंडीज रॉकीज के पीछे वाला जाकर रीजन देखो तो कैसा दिखा रहा है, व्हाइट है या डार्कर है। जापान के आसपास का देखोगे रीजन, फिलीपीन के आसपास का रीजन देखोगे, कहीं भी यू विल फाइंड वेरी मच डार्कर। उसमें नहीं, किसी और में जाओ, इंडिविजुअलिटी वाले में देखो, दिख रहा है कलर। जहां कहीं भी तुम्हें डार्क कलर दिखे इसका मतलब क्या है, गहराई ज्यादा है। और जहां बिल्कुल व्हाइट दिखे मतलब, समझ में आया। अब आपको ट्रेंच आपने मालूम चला, तो ज्यादातर ट्रेंचेस कहाँ होंगे, किनारों पे। दुनिया का सबसे गहरा ट्रेंच कहाँ है, कहाँ पे है, किनारे पे है या बीच में है। एक आइलैंड के ठीक किनारे है, ठीक है, क्योंकि वहां पे
प्लेटें कन्वर्ज कर रही हैं। कितनी गहराई है? मैं बताऊंगा ओशनोग्राफी में, लेकिन तब तक आपको पता रहना चाहिए अप्रॉक्स। सुनो, इसको समझो इस तरह से, डेटा याद ना भी करो तो ऐसे सुनो, जितना किसी भी, ये चारों बातें कर रहे हैं, जैसे कोई रीजन है पृथ्वी पे, वहां माउंटेन है, हाईएस्ट माउंटेन कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। जितनी उसकी ऊंचाई है उससे ज्यादा उसकी गहराई है। कितना? 9484। देख लेना, डेटा से कोई मतलब नहीं हो, लेकिन ज्यादा है, इतनी बात समझ में आई? गहरा ज्यादा है, मतलब ऊंचाई पे जो हमारे स्ट्रक्चर मिलते हैं अर्थ सरफेस पे, उससे ज्यादा अनइवन सरफेस कहाँ है? नीचे। और गहराई भी ज्यादा है। उसके बाद भी पृथ्वी अपने आप को बैलेंस करके रखी हुई है। क्वेश्चन है ना, सोचने वाली बात। हाउ द अर्थ हैज मेंटेन्ड इट्स बैलेंस, आइसोस्टैटिक बैलेंस में कैसे है, इक्विलिब्रियम में कैसे है। ठीक है। 11,000 समथिंग है, 11,000 मीटर समथिंग है। एनीवे चलो छोड़ो, डेटा में मत जाओ, इधर देखो। ये बात समझ में आई? क्या क्या देखा हमने? पहली चीज, सबसे ओल्ड रॉक कहाँ मिलेगा? किनारों पे। न्यूवेस्ट कहाँ मिलेगा? सेंटर पे। गहराई ज्यादा कहाँ मिलेगी? किनारों पे। मैग्नेटिक स्ट्रिप की अगर बात करूं मैं, मैग्नेटिक पोलैरिटी की, तो जो हमारा मिड कटक वाला रीजन जो है, इसके इक्वी डिस्टेंट जो भी हमारे, मैंने कहा ये क्या है? कटक, रीज है। रीज से अगर इक्वी डिस्टेंस पे जो भी हमारा स्लैब होगा, उस स्लैब में काफी ज्यादा सिमिलरिटीज होंगे। उस सिमिलरिटी में क्या क्या आएगा? ठीक है, तो हमने सारी बातें कर ली, और इस तरीके से उसने प्रूफ किया कि वाकई जो है सी फ्लोर स्प्रेड कर रहा है। इसमें कुछ पॉइंट ऐड कर दिया, जैसे कि जहाँ कटक रीजन है वहां पे ये बताना कि अर्थक्वेक का फोकस क्या होगा? शैलो होगा। तो किनारों पे अर्थक्वेक का फोकस कैसा होगा? ये बात। वोल्केनिक एक्टिविटी। ठीक है। तो दीज आर द ऑब्जर्वेशंस ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग। जहाँ पे यूएसए और कनाडा मिल रहा है ना, देखो बॉर्डर, उसे थोड़ा सा ईस्ट में चले जाओ। कहाँ तक नोट किए हो तुम लोग? शुरू करना है ना? शुरुआत करो। जैसे सारा फैक्ट आपको पुराने सिद्धांतों को याद हो गया ना, कब क्या कहा, प्रूफ क्या थे, क्रिटिसिज्म क्या था, वैसे ही मैं चाहता हूँ कि अब आज के बाद से सी फ्लोर स्प्रेडिंग तक कोई भी ऐसा शब्द ना हो जो आपको ना पता हो, जुबान पे ना हो। बस याद होना चाहिए, सब कुछ समझ में रहना चाहिए। कोई बात नहीं, ये कर लिया होगा शायद, हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था इनको। प्रपोज्ड बाय, कब? 1960। देखो, एक बेस्ट तरीका ये कर सकते हो कि जितना तुम पढ़े हो ना लेटेस्ट में अभी, अगर जितना मैंने अभी तक ज्योग्राफी पढ़ाई है उसको अगर शॉर्ट नोट्स बनाओ,
सिर्फ कीवर्ड्स का फ्लो चार्ट में कितने पेज लगेंगे? मुश्किल से 2 या 3। मैं यही चाहता हूँ कि पूरी जियोमॉर्फोलॉजी, हो सकता है कि आज या कल आपकी जियोमॉर्फोलॉजी फिनिश, डन, ये सब आपका मुश्किल से 3 पेज में एक बन जाए। और उसको 4-5 दिन देख लो, डिस्कशन कर लो, या ऐसे ही पेज लो, फ्लो चार्ट में सब कंप्लीट कर लो। और उसके बाद तुम देखो किसी भी स्टेट पीसीएस यूपीएससी में पूछा गया कोई भी क्वेश्चन, तुम्हें सब जुबान पे दिख रहा होगा, तुम फिंगर टिप पे आंसर कर रहे होगे। बस इस तरह से मैं चाहता हूँ कि पूरी ज्योग्राफी तुम्हारी हो जाए, कि तुम ज्योग्राफी से टेंशन मुक्त हो जाओ, कि तुम्हारे सिलेबस में कोई एक सब्जेक्ट है। अभी तक सब समझ में आया ना? अगर तुम जिस दिन, जैसे मैं करता हूँ तुम्हारे सामने बोर्ड पे, अगर तुमने किसी रफ कॉपी पे लिया, पेज लिया, बिना किसी रेफरेंस बुक का, कॉपी का, अपना ऐसे बनाना शुरू कर दिया, मतलब दैट इज योर्स नाउ। यही करना है आपको। इतना कर लेने से को तुम अगर इसमें 100 क्वेश्चन लिखते आंसर, है ना, और मुश्किल से तुम 2-4 ही क्वेश्चन का आंसर लिखो और इस तरह से काम कर लो, सारा का सारा कमांड हो गया कि नहीं? 2-4 लिखने को इसलिए कह रहा हूँ कि अपना राइटिंग हैबिट भी रहे, क्योंकि एग्जाम में फ्लो चार्ट बना के नहीं आओगे ना। दैट इज सिंपली द वन वे टू कीप ऑल दोस थिंग्स इन योर ब्रेन माइंड। आगे बढ़ूं? हो गया ये हिंदी में? आगे बढ़ूं? एक कहानी दे दिया था, ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2 क्या हुआ था, अल्फ्रेड हेनरी हैरी हेस कहाँ गया? देखो इसमें थोड़ा सा अप्लाइड वर्जन वाला पार्ट लिखा हुआ है, जहाँ में आईएएस में सब पॉइंट मेंशन कर सकते हो कि वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम में टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट हुआ था कि नहीं। सबमरीन हो गया, अंडर वाटर नेविगेशन हो गया, सर्वेइंग हो गया। तो ऑल दीज रियली हेल्प टू मैप द ओशन, एंड दैट इज द रीजन कि हमारा बाद में क्या आया, कि फ्लो स्प्रेडिंग थ्योरी आई। अब तुम जो भी पॉइंट यहाँ पढ़ते जाओगे, तुम्हारा डेली का काम है कि अपने एटलस में लोकेट कर लेना, कोई पॉइंट मिले तो, ठीक है। अवलोकन। सच तो ये है कि जब उसने ये प्रपोज किया था तो किसी ने उसकी सुनी नहीं, तब वर्ल्ड वॉर 2 में परेशान थे, वॉज ऑल्सो नॉट वेरी मच कॉन्फिडेंट अबाउट द सेम। फिर ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद 15 में दोबारा प्रपोज करता है, ठीक है, फिर भी नहीं होता है। इसमें जब बज स्टार्ट होता है 1920 के बाद, 1920s में डिस्कस, ये डजेंट मैटर। और तुम्हें इंटरेस्ट है तो तुम देखो, सर्च कर जाओ उसकी किताब को, उसने कब क्या दिया नहीं दिया। हालांकि इसका ज्योग्राफी से देना, जैसे वो गया था नॉर्थ में, वैसे कौन था पहला यूरोपियन जो भारत आया था, फर्स्ट यूरोपियन टू कम इंडिया? तो क्यों पोर्टुगीज यूरोपियन नहीं है? कब आया था? अगर तुम्हें कोई क्वेश्चन पूछे ना कि थ्रू सी रूट कौन आया, तो आंसर है वास्को डिगामा। तो वास्को डिगामा क्यों आया, उससे पहले किसी ने ट्राई नहीं किया होगा, तो क्या होता? देखो, ये अफ्रीका है, यहाँ पे पोर्टुगीज है, स्पेन पोर्टुगीज, यहाँ से निकले, आते थे, ऐसे आया, और यहाँ से गुड होप तो कोई ज़्यादा कहाँ था, आने के बाद में ना ये इंडिया की खोज में ऐसे निकल जाते थे। और जो हम कल से या परसों से क्लास शुरू करने वाले हैं, वहाँ पे देखेंगे क्लाइमेटोलॉजी के अंतर्गत कि यहाँ पे किस तरह की हवाएं चलती हैं। वैसे बताओ कैसे चलती होंगी? ये टेस्टिंग होती है 9-10 किलोमीटर ऊंचाई पे, मैं सरफेस की बात कर रहा हूँ। नहीं पता तुम लोगों को? ऐसा कुछ नाम सुना है, फ्यूरियस 50, श्रिंकिंग 60s, है ना? चीखता हो, आज देखो कोई बच्चा बहुत जोर से चिल्ला रहा है, कराह रहा हो, ऐसी आवाजें आती हैं, क्योंकि यहाँ पे लैंड है ही नहीं, तो हवाएं तेजी से क्रॉस करती हैं,
और टेम्परेचर कैसा होता है। अक्सर आते थे बेचारे इंडिया को ढूंढने, और इन चक्करों में फंस करके निपट जाया करते थे, वापस कहाँ। फिर उनके लिए कई खोज गया। ये पहला ऐसा व्यक्ति था जिसने यहाँ केप ऑफ गुड होप पे आकर रेस्ट कर लिया, और इसने देखा कि यहाँ से कोई इस तरफ जा रहा है, उसके पीछे हो लिया। वो था गुजरात के हमारे एक थे बिजनेसमैन, उनको होते होते मेडागास्कर पहुंच गया पीछे, फिर उनके पीछे पीछे कहाँ आ गया, केरला। इस तरीके से ही जस्ट केम। ये ज्योग्राफी ध्यान रहेगा, ठीक है। ऑल बिफोर हिम दे केम, दे ऑलवेज केम थ्रू द लैंड रूट। अरे लैंड रूट, तुम ज्यादा दिमाग लगाते हो, वहीं पे यूपीएससी फंसाता है तुम लोग। जैसे ये घूम के जो बात कही, मान लो कि कोई यहाँ अरब में आया, ये अरब से बहुत दिन से हमारा बिजनेस हो रहा था, तो यहाँ से डायरेक्ट कनेक्टिविटी थोड़ी ना इंडिया का है, आना तो ओशन से ही है। लेकिन ऑल सी रूट्स की जब बात करते हैं यूरोप से बिल्कुल डायरेक्ट, तो हम किसकी बात करते हैं, वास्को डी गामा की। ये क्लियर है। ध्यान रखना, मैं बार बार सजेस्ट कर रहा हूँ, जब यूपीएससी क्वेश्चन पढ़ो तो जो एक या दो रीडिंग में जो मोटे तौर पे दिखे मीनिंग, उसको एक्सेप्ट करना। अगर तुम ज़्यादा गौर से देखना शुरू करोगे तो उसमें अलग अलग तुम्हें निकलने शुरू हो जाएंगे मीनिंग उसके, क्योंकि वो बनाया कुछ इस तरह से गया होता है। और फिर वहाँ, वही कह रहा हूँ, वहाँ पे फिर कंफ्यूजन और गलत हो जाता है। खासकर सी सेट का क्वेश्चन उसका बना के देखना, स्ट्रेट फॉरवर्ड बनाए, ठीक है। ज़्यादा दिमाग लगाओगे तो फिर गजब दिखना शुरू होगा, कोई फॉर्मूला काम नहीं करेगा। फोर्सेज एंड एविडेंसेस, बता सकते हो कोई कंफ्यूजन इसमें किसी टॉपिक में। मेगास्थनीज कहाँ से, ग्रीस का आज नाम क्या है, पहले नाम क्या था। ग्रीस कहाँ पे है। ब्लैक सी के वेस्ट में ना, ग्रीस। आया था इंडिया, कि बचपन की कहानी मालूम है मेगास्थनीज। तो इंडिया क्यों आया होगा। एक किताब लिखी, क्या नाम लिखा था। ये हो गया, ये वही जो मैंने बातें कही थी कि शो रिमार्केबल सिमिलरिटीज, ऑल दीज थिंग्स आर हियर। तो लिखो, इसको लिखते हुए मैं बताता हूँ तुम्हें कहानी उसकी, इफ यू आर इंटरेस्टेड, बिकॉज यू विल नॉट फाइंड सच टेक्स्ट इन योर हिस्ट्री बुक। जब मेगास्थनीज 9 ईयर का था, माता पिता चल बसे, हमारी भाषा में कहे तो निपट गए बेचारे। कि जो चाचा चाची थे, कल आंटी, जिसे हमारे देश में होता अक्सर धन संपत्ति के लालच में घर से बाहर निकाल दिया, भिक्षा मांगना शुरू किया, पीना शुरू किया, हालत बहुत खराब हो गई। और वो तोतला था, स्टैमरिंग होता, was not able to pronounce properly the words। आगे बोलो। एक बार एक ग्राउंड में वो पेड़ के नीचे सो रहा था, तो दर्शन देखा कि सामने स्टेज बना है, उस पर कोई खड़ा होकर के बोल रहा है, और पीछे सैकड़ों लोग तालियां बजा रहे हैं। उसके मन में पहली बार ऐसा ख्याल आया दैट आई कैन ऑल्सो बिकम अ गुड। जब सब पूरा वो स्टेज से सब उससे हाथ मिला रहे हैं, पास जा रहे हैं, भी गया, वेट किया सबके जाने के बाद, मिला और उनसे कहा कि आई वॉन्ट टू बिकम लाइक यू, कि आपकी तरह अच्छा वक्ता बोलना है, कैसे बन सकता। हाँ नहीं दिया, चले गए छोड़ करके, तो कहा कि नहीं मुझे तो बनना है। लेकिन वो तुतलाता था। एक डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने उसको एक सजेशन दिया कि तुम्हारा स्टैमरिंग दूर कैसे होगा पता है, तो लिखते रहना, टाइम वेस्ट नहीं करना है। नहीं, उस वक्त जो भी अवेलेबल था उसमें बताया, जो चकमक पत्थर होता है ना, बताया था क्लास में आपको, मुझे उसी दिन बताना था ये कहानी, चकमक पत्थर वाले दिन। तो अगर तुम टंग पे रखते हो
सजेस्ट किया था। और ऊंचाई वाले पहाड़ वाले क्षेत्र में तेजी से दौड़ के चढ़ो और उतरो। अगर दौड़ोगे ऊपर नीचे करोगे टंग पे रख करके चकमक पत्थर, हमारा स्टैमिनिंग दूर हो सकता है, हकलाना थोड़ा कम हो सकता है। उसके बाद उसने कहा किनारे जाओ समुद्र का, सुबह सुबह 3 o'clock 4 o'clock। और जो समुद्र की धाराएं आती हैं तो बहुत आवाज गड़गड़ गड़गड़ करता है, तो कभी अगर सुने होगे रहे होगे तो उसके साथ आवाज मैच करने की कोशिश करो, इतना जोर से हो चिल्लाओ। ऐसा करना शुरू कुछ ही दिनों में स्टैमरिंग ठीक हो गया, अपार्ट फ्रॉम अदर मेडिसिन एज वेल। ये उसको फिजिकल एक्सरसाइज के तौर पे था। हो तो गया, लेकिन बोले तो कोई इंप्रेशन हो। बोलना सिर्फ काफी है या क्या बोल रहे हो वो काफी है। बात समझ में आई? तो उसे अगला फेज समझ में आया, जैसे तुम लोगों को आता है अक्सर पीटी निकालने के बाद और दिमाग में रहता है फर्स्ट एग्जाम, पीटी निकल जाता है तो कुछ और दिमाग में आता है, पढ़ने का तरीका तुम्हारा और बढ़िया हो जाता है मेंस। अगर उसमें फेल होते तो और बढ़िया से करने पढ़ना शुरू कर। वैसे ही उसको जब एक हो गया बैरियर दूर, अगली बार उसने अच्छा बोलने का प्रयत्न करने के लिए सजेस्ट किया उसको कि तुम्हारे पास ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान का सोर्स क्या है? ज्ञान का सोर्स है अच्छी अच्छी किताबें दुनिया भर की। तो किताब पढ़ना तो लोग सब करने लगे, ऐसे ना सब करते हैं लोग। क्या हुआ, जो उस समय के अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग हुआ करते थे, क्या हाई हो गया कंदरा हो गया, ये पढ़ने लगा। पता है कितनी देर तक? 16 घंटे एवरी डे की बातें लिखी बता रहा हूँ तुम्हें, अनगढ़ंत कहानी नहीं। और चूंकि उसको कोई डिस्टर्ब ना करे, पागल समझे, उसके दिमाग में मोटो था, उसने अपने आधे बाल उड़ा लिए, सिर्फ आधा, और आधा रखा जिससे लोग उसको क्या समझेंगे, तो कोई उसको छेड़ेगा नहीं। के लिए अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद एक बार गया वहाँ राजा के दरबार में, वहाँ डिबेट हो रहा था। पहले जानते हो ना, सब लोगों को डिस्कशन डिबेट हुआ, वाद विवाद होती थी। हमारे दादा दादी की जब शादी हुई होगी ना, तो वहाँ पे बारात जाती होगा तो वहाँ पता है क्या, आसपास के सब विद्वान जाते थे, घर के विद्वान आते थे, पूरा समाज बैठता था, और एक तरफ शादी हो रही है कहीं और दूसरी तरफ क्या होता था, डिबेट। ठीक है, जैसे कालिदास में तुम पढ़े हो, और कोई एक जीतता था, अगर डिबेट खत्म नहीं हुआ तो एक दिन और रुकना है, उसे मर्जात कहते हैं। मर्जात समझते हो? अगर तुम बारात गए और वहां पे तुमको एक दिन और रोक लिया गया, ये कॉन्सेप्ट यहाँ से आया था, डिस्कशन, अपने भारत को जानो। ठीक है, और वहां पे जाकर डिबेट जीत गए, और लगातार कई डिबेट जीता, और फिर राजा के करीब आया, और फिर राजा ने अनाउंस किया कि अगर पूरे ब्रह्मांड में कोई भी मेगास्थनीज वाद विवाद में अगर हरा देगा तो मैं उस, तो बहुत बड़ा उसने इनाम रखा। और फिर उसके तहत वो पूरे विश्व में मेगास्थनीज था अपना नाम शो करने के लिए। भारत आया, भारत के बारे में किताब लिखा, और अब भूल गए तुम एक और उसकी कहानी। सोचो उसने अपने जीवन में सफल होने के लिए क्या क्या किया। अकलाहट तक को दूर कर लिया, पढ़ाई करने के लिए अपने आधे बाल उड़ा लिए। क्या कर रहे हो? अपने दोस्त को मना करने के लिए आज पार्टी नहीं कर, काफी है, पढ़ो। हाँ, सारा हिंदी में, डोंट वरी। देखो कितना है, मैक्सिमम ईयर्स, ओल्ड ओल्डर रॉक कितना है, कहाँ पे, ओशन के अंदर। तो तुमसे क्वेश्चन पूछा जाए लैंड वर्सेस ओशन, कहाँ पे ओल्डेस्ट रॉक मिलेंगे? क्या बात कर रहे हो, ओशन में तो मैक्सिमम कितना मिलेगा, 200 ही ना। यहाँ कई एक करोड़ साल पहले का मिल जाएगा तुम्हें। कहाँ पे, लैंड पे। जैसे भारत में सबसे नया और सबसे पुराने रॉक का एग्जाम्पल है, सबसे न्यूएस्ट रॉक कहाँ है? हिमालय। सबसे पुराना रॉक अरावलीज। ठीक है, साउथ में भी फिर भी बन गया ना ऊपर से वो लावा आकर के। अरावली वाला बिल्कुल पुराना वाला है जो गोंडवाना टाइम में था। गॉट इट? दोनों का एग्जाम्पल। तो ओल्डेस्ट कहाँ? देखो इसमें जो लैंड में मिला है कितने तक, लगभग 3200, मतलब 32 करोड़ साल पहले तक का भी हमें मिला है। हालांकि इससे भी ज्यादा पुराना मिल गया, अब तो लगातार रिसर्च होते जा रहे हैं। हो गया इतना? ये फोकस पूछे बता दोगे?
किनारों फोकस गहरा, बीच में फोकस शैलो। हालांकि दैट इज नॉट वेरी मच डेंजरस। उसमें रहता कौन है बीच में? मछलियों का अर्थवे से क्या फर्क पड़ेगा? अच्छा अच्छा, शायद उसके ऊपर पत्थर गिर जाएगा इसलिए। तो जहां वोल्केनो होगा वहां जाएंगे कि वो दूर रहेंगे? मछलियों के पास भी दिमाग है। मछली जल की रानी है ना। ये बताओ, पूरी दुनिया में हर जगह राजा होना जरूरी है? जैसे अमेरिका की पहली फीमेल प्रेसिडेंट का नाम बताओ। अमेरिका की पहली फीमेल प्रेसिडेंट का नाम। जानते हैं, इनको याद नहीं आ रही है कि बनी नहीं कभी जीवन में। सोचने वाली बात क्या है, जब कह रहे हो कि तुम वुमेन का राज है हर जगह है, तो जो देश अपने आप को कहता है कि सबसे पुराना डेमोक्रेसी हूँ, सबसे अधिक उन्नत हूँ, सर्वश्रेष्ठ हूँ, वहां पे आज तक का जो मेन लीडर है कभी महिला नहीं बन पाई। इवन कि वो कंट्री में अभी भी इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क नहीं है फॉर द मेल एंड फीमेल। द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड इज आइसलैंड। बातें कहने से जरूर होता है, हमारे यहाँ बनाया गया है महिला प्रेसिडेंट, लेकिन आप सब जानते हो, एक होता है डिज्यूरे, एक होता है डिफैक्टो। सुना है नाम? डिफैक्टो पावर कहाँ है? प्राइम मिनिस्टर। डिज्यूरे कहाँ है? बाकी ज़्यादा डिस्कशन पॉलिटिकल क्लास वाले सर से करना। हर तरह के दोस्त रखा अपने जीवन में। जैसे मान लो कोई लॉयर है, कि बात करोगे तो तुम्हें यूं ही आईपीसी धारा याद हो जाएगा। कोई आईएएस आईपीएस है तो गवर्नेंस समझ में आ जाएगी। मैथमेटिक्स वाला है तो कुछ न कुछ होता रहता है ना। सीखते रहो कुछ ना कुछ डेली बेसिस पे। इंग्लिश वाले हिंदी वाला देख लिया करो। सर्टेन फैक्ट्स आर मोर इन हिंदी। हालांकि इंग्लिश में उतना दे दिया है जैसे अपने मेंस निकाल लो। अगर तुम्हें और इंटरेस्टिंग फैक्ट जानना है तो हिंदी वाले में डिटेल में दिया हुआ है और भी। पता नहीं। ओशनोग्राफी का वो पार्ट है, माउंटेन्स को कहते हैं, बट उसको भी बना वाटर अपर पार्ट। टूट गया मतलब घस गया, इरोड हो गया। नीचे कैसा बन गया, ऐसा टीला सा बन गया। अब वो ग्योट्स कहाँ मिल रहे हैं? यहाँ पे लिखा है ना। चलो ये बताया नहीं था, बता ही देता हूँ अभी मैं। इतना मैंने बताया तो काफ़ी है सी प्लस बिल्डिंग के लिए। तो और डिटेल बता देता हूँ। अगर मान लो कि, सबको बता देता हूँ। देखो सी माउंटेन ग्योट दिख रहा है, में गौर करो। अच्छा मान लो अगर ये ओशन है, ओशन में तुम्हें अगर यहाँ पे ग्योट्स में छोटे छोटे माउंटेन मिले ऊंचा पानी के अंदर, ऐसे पहाड़ी जैसा चीजें मिले किनारों पे, बीच में तो समझ में आ रहा है ना। किनारों पे मिलने का मतलब क्या? किनारों मतलब अवे फ्रॉम द मीड ओशनिक रीजेस। उसका मतलब क्या हुआ? क्योंकि ये जब आगे बढ़ रहा है तो यहाँ पे तो माउंटेन लाइक स्ट्रक्चर होगा ना। जैसे जैसे इधर आएगा लंबे समय तक उसमें पानी का इरोजन होता रहेगा। इरोजन होने से उसका जो शार्पनेस है वो कम हो जाएगा, जो ऊपर निकला होगा पॉइंटेड वो कम हो जाएगा, तो धीरे धीरे कैसा हो जाएगा, प्लेन टाइप का। लेकिन मिल सकता है ऐसे छोटे छोटे पहाड़। तो क्या बोलते हैं हम लोग? ग्योट। मैंने ग्योट का शेप ऐसा होता है देखो, ये माउंटेन होता है। अगर इरोजन करोगे तो कैसा हो जाएगा, समथिंग लाइक दिस फ्लैट टॉप। ग्योट कहते हैं, पानी के अंदर अंदर मिलेगा। और ऐसे ग्योट्स दुनिया में सबसे अधिक मिलते हैं प्रशांत महासागर में।
पैसिफिक ओशन में मिलते हैं, हर एक ओशन में। बट ये क्या जस्टिफाई कर रहा है अगेन, ये क्या बता रहा है, मूवमेंट हो रहा है कहाँ पे, सी फ्लोर में, क्योंकि किनारे में मिलने का मतलब ही नहीं था, ये यहाँ पे था वही रहा होगा जो साइड में गया है। और तुम्हें कहीं कहीं जो कोरल रीफ्स दिखते हो, कोरल रीफ तो ऐसा नहीं ना कि 3,000 किलोमीटर, 3,000 मीटर नीचे से निकल के आ गया हो। ऐसे ऐसे कहीं जगह पानी के नीचे जो प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे जो 200 या 200 से ज़्यादा, मतलब गहराई मैक्सिमम 200 होना चाहिए, और उससे ज़्यादा गहराई हुआ तो फिर वहाँ पे नहीं मिलेगा कोरल्स वगैरह। ठीक है। और जितना ऊपर होगा वहाँ पे सनलाइट जाएगा तो फोटोसिंथेसिस होगा, वहाँ पे प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज मिल सकते हैं। तो बीच ओशन में कई बार देखते हैं बहुत सारी चीज़ें खूबसूरत हरियाली वाली, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस योर सी माउंट्स। ठीक है। हालांकि ये डिटेल में भी और डिस्कस करेंगे एक्सप्लेनेशन वीडियोस के साथ में, लेकिन वो कब, ओशनोग्राफी में, ओशन का पार्ट है। डन हो गया ये? क्या है? हाँ बिल्कुल, पृथ्वी पे 2/3 पार्ट कवर्ड। जो फ्यूचर वाले टॉपिक्स हैं उसके लिए टेंशन नहीं लेना है आपको। जैसे अभी तक जियोमॉर्फोलॉजी में ऐसा कुछ है क्या जो आपको नहीं आता है? कुछ भी ऐसा जो आईएएस पूछा हो आज तक, या आपके एनसीईआरटी में जो आपको ना पता हो? आपको अपने एनसीईआरटी से ज़्यादा पता होगा, किसी भी किताब में जितनी बातें लिखी हुई उससे ज़्यादा पता होगा, पढ़ के देख लेना कोई भी किताब, कॉन्सेप्ट वाइज आई एम टॉकिंग। हो गया? अबाउट दिस, पूरा चुंबकीय प्रमाण क्या बताता है? ये बता रहा है कि जैसे हम ना, जो कटक है, रीज है, रीज से जब इक्वी डिस्टेंस पे जाते हैं तो उसकी मैग्नेटिक पोलैरिटी सेम होता है। ये कहाँ से मालूम चला? पूरा चुंबकीय प्रमाण से, मतलब पैलियोमैग्नेटिज्म से। डन? अब इससे तुम अकेला समझो, समुद्र वाला पार्ट मत समझो। जैसे जैसे तुम्हारे घर में सबसे डिसिप्लिन व्यक्ति है जिससे तुम डरते हो, जितना करीब रहोगे उतना डिसिप्लिन रहोगे, डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। हमारा जो पोलैरिटी है, राम से सीधा रावण वाला रिवर्स हो सकता है अगर तुम्हारे अंदर गुण हो तो। नहीं समझ में आई? सीधे बच्चों को समझ में नहीं आएगी, जो टेढ़े हैं उनको मालूम चलेगा, जो सीधे हैं वो तो दूर भी सीधे ही रहेंगे। बस इससे बहुत ज्यादा हीट आना शुरू हो गया है, पहले नहीं आता था। हो सकता है ना उसका असर हो गया हो। इसके अंदर क्या होता है? व्हाट इज द साइंस ऑफ दिस स्क्रीन? एलईडी है, प्लाज्मा है, वो कर लेना। डेली यूज कर रहे हो डिजिटल बोर्ड, पता लगे कि तुम्हें पता ही नहीं है। हो गया इतना? निष्कर्ष क्या निकला इसका? अब प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी सेम होगा, इसमें कमी क्या है? इसमें कॉन्टिनेंट की बात नहीं की गई, और क्या कमी आया? इसने जो कहा ना सी फ्लोर स्प्रेड कर रहा है, कायदे से सी फ्लोर स्प्रेड नहीं कर रहा है, प्लेट मूव कर रहा है। गॉट इट? प्लेट मूव कर रहा है, उस प्लेट मूवमेंट की वजह से सी फ्लोर में बेशक थोड़ा बहुत चेंजेस आ रहे हैं। गॉट इट? अच्छा, एक क्वेश्चन सी फ्लोर स्प्रेडिंग से जो लेटेस्ट है, न्यूज में है, नया रिसर्च हुआ, लगभग 18 मिलियन ईयर्स तक के पुराने, ठीक है, 1.8 करोड़ पुराने तक के, लगभग 19 मिड ओशनिक रीजेस, मतलब ओशनिक रीजेस का अध्ययन किया गया रिसेंटली, और उसका रिपोर्ट पब्लिश हुआ 2022 अप्रैल। आ रहा है? एक तो ज्योग्राफी पेपर वन का पार्ट है, तो पेपर वन में हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी होता है, और दोनों दोनों कैसा होता है, स्टैटिक, बहुत बदलाव उसमें नहीं होते हैं। ठीक है? में भी कुछ करंट अफेयर में आ जाए, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस। इसलिए कह रहा हूँ जो अगला एग्जाम होने वाला है वहां से जितना भी पढ़े हो सबसे अधिक क्वेश्चन कहाँ से पूछने की संभावना है? कि फ्लोर स्प्रेडिंग से, और अगला प्लेट टेक्टोनिक से। ये क्या स्टडी हुआ है? स्टडी ये हुआ,
फाइंडिंग हुई है, बताओ जो स्प्रेडिंग का रेट है वो भले से बढ़ा होगा कि घटा होगा? दिमाग लगा के बताओ। ने अगर मेरे साथ ज्योग्राफी डिस्कस किया है तो आंसर सही करना चाहिए। घटा होगा। बताओ, इस उन्होंने रिसर्च करके पता किया, तुम तो ऐसे ही बता दे रहे हो मेरी क्लास में। कॉमन सेंस है ना। वाकई घटा है, बस रिसर्च करने से फायदा चला पता कि लगभग 35% रेट से कम हो गया। कितना परसेंट? इतनी बात समझ में आ गई। घटा है, तुम्हें वैसे भी नहीं पढ़े तो बता सकते थे। दूसरा, इसका इम्पैक्ट क्या होगा? ज्यादा की फ्लोर स्प्रेड हो ज्यादा रेट से, इसका मतलब वोल्केनिक एक्टिविटी ज्यादा, का मतलब कि उससे निकलने वाले गैसेस भी ज्यादा, का मतलब कि ग्लोबल वार्मिंग ज्यादा, मतलब क्लाइमेट चेंज का मतलब जब सी फ्लोर स्प्रेडिंग का रेट कम होगा तो गैसेस कम निकलेंगे, तो क्लाइमेट चेंज पे डायरेक्ट प्रभाव थोड़ा कम पड़ेगा। एक चीज ये। दूसरा, सी लेवल राइज बढ़ेगा कि घटेगा? जितना ज्यादा होगा, क्या चीज? वोल्केनिक इरप्शन, सी लेवल राइज ज्यादा होगा, तो कम होने से थोड़ा सा वो भी कंट्रोल हो रहा है। क्यों ज्यादा होगा? कि ज्यादा, मान लो नीचे सरफेस पे कोई है, इसमें पानी यहाँ तक है, मैं इसमें पत्थर डाल दूं, ऊपर उठेगा ना। ऑब्वियसली पूरे विश्व में कई सारे ऐसे रीजन है जहाँ पे लगातार बन रहा है। वो तो अदर है, मैं सिर्फ ज्योग्राफी की स्प्रेडिंग की बात कर रहा हूँ। वैसे तो हम लोग उसको टॉपिक पूरा इन्वायरमेंट उसी में पढ़ना हमें। हम सिर्फ से सिर्फ फ्लो स्प्रेडिंग तक सीमित रख रहे हैं अपने आप को। क्लियर है? ये क्वेश्चन आ जाए आपको कभी मेंस में कि डिस्कस अबाउट द लेटेस्ट फाइंडिंग अबाउट द सी फ्लो स्प्रेडिंग एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस, कैन यू आंसर? क्या 35% से रेट डाउन हो गया है? इससे दो चीजें प्रभावित होंगी, सी लेवल और दूसरा ग्रीन हाउस गैसेस। घटेगा तो घटेगा, बढ़ेगा तो बढ़ेगा। ना सी, ये बताने की जरूरत नहीं है ना, बहुत डिस्कस कर चुके हैं वीडियोस के साथ। देखो, अकॉर्डिंग टू द, लिख लो यहाँ पे करंट अफेयर या समथिंग लेटेस्ट फाइंडिंग कर लेना। अकॉर्डिंग टू द स्टडी दैट एनालाइज डेटा फ्रॉम द लास्ट 19 मिलियन ईयर्स, कितने 1.9 करोड़ साल का सी फ्लोर स्प्रेडिंग रेट हैव स्लोड डाउन बाय रफली 35%। ये करंट अफेयर का पार्ट है, रिपीट। ये हिंदी में नहीं होगा, इंग्लिश में ही होगा, नोट कर लो। सी फ्लोर स्प्रेडिंग से कम हो गया 5%। सागर नितल, क्या बोलेंगे, प्रसार 35% रेट से कम हो गया है। हाँ, 35% कम हो गया है। इसके कारण क्या है? दो रीजंस बिहाइंड द डिक्लाइनिंग। बिना देखे बता सकते हो कारण? बोलो क्या होगा? ये सर बोल रहे तो बताओ। एक तो एनर्जी कम हो गया पृथ्वी की, तो वोल्केनिक एक्शन कम होगा। दूसरा, तो ये माउंटेन जितना ज्यादा बनेगा किसी भी प्लेट पे, उस प्लेट को मूव करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए। एक तरफ तो एनर्जी कम, अब दूसरे में भारी होता जा रहा है, लगातार कई सारे माउंटेन बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे केसेस में मूवमेंट करना क्या होगा? मुश्किल होगा। तो ये दो मेजर कारण है, बिकॉज ऑफ दैट सी फ्लोर स्प्रेडिंग कम हो गया है। देखो, ग्रोइंग माउंटेन और दूसरा डिक्रीजिंग हीट एनर्जी बिलो द अर्थ सरफेस। अब ये देखो, लिखा यहाँ पे इम्पैक्ट ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग। इम्पैक्ट दो लिखा हमने, एक सी लेवल राइज होगा ऑफ कोर्स, और ग्रीन हाउस गैसेस भी बढ़ेंगे। वो तो है ही, अर्थक्वेक एंड वॉल्केनो साथ साथ में, भाई बहन जैसे हो। wherever volcanoes are there, earthquakes are। अच्छा, इस हिसाब से और इंडियन कल्चर के हिसाब से तुमसे भाई कौन और बहन कौन अर्थक्वेक एंड वोल्केनो के बीच में? वन वोल्केनो बहन और अर्थक्वेक श्योर हो सब लोग? क्योंकि जहां जहां पे वोल्केनो होगा, मतलब सिस्टर है, वहां पे भाई भी है प्रोटेक्शन के लिए, अर्थक्वेक भाई हो गया।
लेकिन अर्थक्वेक जहाँ पे है वहाँ पे बहन होना जरूरी, वोल्केनो क्या हो गया बहन, भाई अर्थक्वेक, ध्यान रहेगा। अपने भाई का नाम रख देना क्या। अब तुम खुद वोल्केनो हमेशा से हो ही, महिलाएं होना भी चाहिए पावरफुल। हाँ तो बचता कहाँ है, इसीलिए जब तक तुम इज्जत के साथ प्रेम के साथ रहो, पूरा घर एक रहेगा, अच्छे से आगे बढ़ेगा। जिस दिन तूने वोल्केनो को छेड़ा, भाई सिटी ऑफ पोम्पेई। अभी कौन सा वोल्केनिक बॉम्ब विद ब्रेशिया, कि उनके शब्द होते हैं, कैसे होते हैं। योर हेडेड, जहां टच किया वहीं से ब्लड बाहर। सो ये आ गया कौन सा अब, लास्ट में बता रहा है ये कि अब ये थ्योरी जो है आधार बन गया किसके लिए, प्लेट टेक्टोनिक्स के लिए। शुरू करें प्लेट टेक्टोनिक। बस देखो, चारों थ्योरी को मिला दो अभी तक जो पढ़े हो स्टडीज, कौन कौन सा, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, कन्वेक्शनल करंट, पैलियोमैग्नेटिज्म एंड सी फ्लोर स्प्रेडिंग, चारों को मिला दो और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को पढ़ो तो तुम्हें कॉन्टिनेंट, ओशन, कन्वेक्शन, अर्थक्वेक, वॉल्केनिज्म, अर्थ मूवमेंट, मीन्स जितने भी जियोमॉर्फिक प्रक्रियाएं हैं, प्रोसेसेस हैं, यू कैन एक्सप्लेन ईच एंड एवरी एस्पेक्ट विद द हेल्प ऑफ plate tectonic theories. Whatever the structure that you can observe on the planet Earth, you can easily make, you can explain that how it is. अगर इसको पढ़ने के बाद में तुमसे क्वेश्चन ऐसे ही बैठे बैठे पूछ दे कि इंडोनेशिया कैसे बना होगा, हमारा आंसर ये नीचे से मैं थोड़ी ना नीचे जाके देखा हूँ, ठीक है हूँ, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। जस्ट मैप में देखो कहाँ पे है एंड बता दो कि कैसे बना होगा। नॉट जस्ट इंडोनेशिया, एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। आपसे देखा जाए, जैसे ही मान लो मैंने कहा एलुशियन आइलैंड, मैंने आपको सिर्फ बताया एलुशियन आइलैंड बोल रहा हूं मैं, ठीक है, आइलैंड आर्क्स, तो उसको, उसका इमेज देखते ही बता सकते हो तुम कि बना कैसे होगा। इतनी समझ हो जानी चाहिए। जितनी हमने बातें अभी तक पढ़ी है पूरी ज्योग्राफी में, सबको हम लोग समराइज करने जा रहे हैं एकदम स्पष्टता के साथ। उसे ही क्या बोलेंगे हम, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। डन। चलो तो सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी यहाँ पे होता है फिनिश। शुरू करते हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। बस 68 की बात है, 67, मैकेंजी एंड पार्कर, दो ज्योग्राफर, इन्होंने क्या शुरू किया, प्लेट विवर्तनिक का सिद्धांत दिया। लेकिन इस सिद्धांत देने से पहले उनको समझाना पड़ेगा ना कि प्लेट क्या होता है। तो प्लेट क्या होता है, जिसमें चावल खाते हो, हाँ तो प्लेट क्या होता है, तो क्रस्ट बोलना उचित है उसको, नहीं क्या बोलेंगे, लिथोस्फीयर कर सकते हो, द सॉलिड रिजिड पार्ट, द सॉलिड रिजिड पार्ट ऑफ अर्थ सरफेस। मतलब अगर ये हमारा अर्थ है और ये सपोज अर्थ क्रस्ट है, ये एवरेज मान लिया कितना होगा 35-40, लेकिन इसके नीचे जब जाओगे मेंटल मेंटर करोगे तो जो अपर मेंटल पार्ट है वो क्या है, टेक्टोनिक प्लेट है, वो प्लेट है। अपर मेंटल पार्ट क्या है, सॉलिड रिजिड पार्ट है वो। तो मान लो इसका जो ये भी पार्ट हमने ले लिया लगभग 200 के आसपास, तो ये है क्रस्ट और ये क्या है अपर मेंटल का सॉलिड पार्ट। तो इन दोनों को मिला देने से इसको क्या बोलते हैं अब, लिथोस्फीयर। हिंदी में क्या बोलेंगे, स्थल खंड। ठीक है, दोनों को मिला दिया हमने, कौन कौन सा, एक क्रस्ट और नीचे उसके अंदर अपर मेंटल का सॉलिड रिजिड पार्ट, इसको क्या बोला हमने, लिथोस्फीयर। अब इसके नीचे क्या है, एस्थेनोस्फीयर, है ना।
एस्टोनोस्फीयर इसके नीचे है, इसमें क्या है, मैग्मा। अब ये जब कहीं पे जा रहा होगा तो सिर्फ इसको ब्रेक करेगा कि इसको पूरा ब्रेक करेगा? तो ये वाला पार्ट इधर और ये वाला पार्ट इधर। तो अब यहाँ पे पहली बार अच्छे तरीके से स्पष्ट किया गया कि प्लेट है क्या। तो प्लेट क्या है, रस्ट प्लस में सॉलिड रिजिड पार्ट दोनों को मिला। अभी पृथ्वी के अंदर कई जगह लगातार मैग्मा ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, तो वेयर एवर हायर एनर्जी आर देयर, हायर प्रेशर आर देयर, इन दैट केस क्या होगा, ब्रेकेज होगा। और ये प्लेट का जो अर्थ का जो स्थल खंड है, ये कई हिस्सों में ब्रेक हो जाएगा। कहीं कहीं बड़ा हिस्सा होगा, कहीं छोटे टुकड़े, छोटे हिस्से होंगे। तो इन्हीं को उसने कहा कि ये प्लेट्स हैं। बड़े वाले को कह दिया इन लोगों ने मेजर प्लेट, और छोटे वालों को माइनर प्लेट, लघु प्लेट। बात समझ में आ गया? अब ये समझ में आई कि क्या होता है प्लेट। तो इन्होंने पहले प्लेट बताया, इसके बाद क्या बताएगा, प्लेट मूवमेंट, ये मूव कैसे करेंगे। जब मूव करेंगे तो इनकी जो बाउंड्रीज होंगे आपस में कॉलिजन हो सकता है, अलग अलग तरह की सीमा अलग अलग बन सकता है ना उसकी बाउंड्रीज। तो फिर प्लेट बाउंड्रीज पढ़ेंगे हम। उन्होंने बताया होगा कि प्लेट क्या है, प्लेट मूवमेंट क्या है, मतलब प्लेट संचलन, फिर प्लेट बाउंड्रीज मतलब प्लेट सीमा क्या है। अब इनके बाद इनका जो मूवमेंट है, उस मूवमेंट के आधार पे, जैसे आपस आके टकराना, एक दूसरे से दूर जाना, या एक दूसरे से स्लाइड पास करना, ये तीन होंगे। इन तीनों को अब बताएगा डिटेल में, एक एक को पकड़ लेंगे कि मान लो कॉन्टिनेंटल ये क्लोज आ रहे हैं, तो एक ओशन हो सकता है, एक कॉन्टिनेंट हो सकता है, दोनों कॉन्टिनेंट हो सकते हैं, दोनों ओशन हो सकते हैं। तो किस केस में किस चीज़ का निर्माण पॉसिबल है, कैसे कैसे क्या होगा, वो डिटेल में कहाँ पढ़ेंगे हम। ये बात समझ में आई? दिस इज ऑल अबाउट योर प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। तो शुरू करते हैं। इससे पहले थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दिया था ट्रिपल जंक्शन। वो क्या होता है ट्रिपल जंक्शन? जहाँ पे तीन प्लेट हो, ठीक है। अब तीनों में क्या क्या हो सकता है बता सकते हो? क्या हो सकता है, दो तीनों प्लेट हो सकते हैं, एक प्लेट हो सकता है, एक फॉल्ट हो सकता है, एक ट्रेंच हो सकता है। तो इस तरह से अलग अलग, मान लो प्लेट तीन है तो क्या बोलेंगे, पी 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 वाला क्या, ट्रिपल जंक्शन। तो कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिपल जंक्शन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। कैन यू आंसर, टेल मी नेम ऑफ सर्टेन ट्रिपल जंक्शन। और आपके लिए इंपॉर्टेंट ट्रिपल जंक्शन का लिस्ट यहाँ दिया हुआ है, देखो सारा का सारा एक ही जगह पे। और ये सब आपको अपने मैप में लोकेट कर लेना है कहाँ पे है। ये आप ले लो, इसको कंप्लीट कर लो, एग्जाम में आया था एक बार इसलिए दे दिया मैंने। ट्रिपल जंक्शन क्या होता है, जहाँ पे तीनों मिले आपस में। जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा हमारा, ऑफर एंड कई सारा है, देखो। हो गया ये, देखो एग्जाम्पल, रोड्रिक्स, गैलापागोस। इसमें से अभी तक ये वाला पूछा गया है। हाँ, और एक जो उससे पहले बताया, बाकी जो उसके अलावा भी इंपॉर्टेंट है मैंने वो भी दे दिया आपको। अच्छा बताओ तो, बोसो ट्रिपल जंक्शन इसको पढ़ के बता सकते हो कहाँ पे होगा, बोसो ट्रिपल जंक्शन? अच्छा, अखोटस कहाँ है, अखोटस कहाँ है? साउथ चाइना सी, साउथ चाइना सी। ये एक्चुअली जापान में है। कौन सा ये, बोसो ट्रिपल जंक्शन। डन। ये लो, हिंदी वाला एक ही पेज में है सारा। जहाँ कहीं भी ट्रिपल जंक्शन होगा वहां पे अर्थक्वेक ज्यादा या कम, ऑब्वियसली ज्यादा होगा। एक होता है, सुना है,
कहावत, बढ़ते उजाड़, नहीं सुनना है? बढ़ते योगी मठ का उजाड़। मान लो एक मठ में एक महंत रहे या दो महंत रहे, वहां पे 10 महंत बढ़ जाए, सब कहना शुरू कि नहीं है ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, तो हो गया मठ फिर। तुम एक कमरे में एक रहते हो या दो रहते हो, 10 रहना शुरू कर दो, बन गाइस। ये कौन सा है? पिक्चर देख के बताओ तो, ये रेड सी का जो थिक विड्थ है वो बढ़ रहा है घट रहा है समय के साथ? देखो बढ़ रहा है। और देखो ये नीचे आ रहा है तो यहाँ पे इसका भी विड्थ बढ़ रहा है, तो जैसे नीचे में मेडागास्कर अलग है ये, वैसे ये भी पार्ट अलग हो सकता है। कोई क्वेश्चन पूछ दे कि जो ये तुम्हारा रिफ्ट है कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंडेड है? जॉर्डन से मोजाम्बिक तक, याद रहेगा? जॉर्डन टू मोजाम्बिक। दिख रहा है दोनों? चलो। हैरी हेस कौन था? नौसेना अधिकारी था वो। हो गया। हाउ अबाउट दिस? ट्रिपल जंक्शन से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू मीन बाय ट्रिपल जंक्शन? विश्व के प्रमुख त्रिभुज जंक्शनों की चर्चा करते हुए बताएं कि विनाशकारी भूकंपों का जिक्र जंक्शन से क्या संबंध है? क्या संबंध है भाई? Wherever triple points are there, of course, the possibility of earthquake is more there. Chances are more. For example, offer. कहानी खत्म? Done. Now, plate tectonics. नाम याद रहेगा? 1967 दो नाम कौन कौन से? मैकेंजी एंड पार्कर। और 68 में आते हैं मॉर्गन, वो उसको और आउटलाइन कर देते हैं, रेखांकित कर देते हैं और बेहतर कर देते हैं उसको। तीन नाम याद रहेगा? मैकेंजी, पार्कर, 67, एक साल के बाद मॉर्गन। ये तो R&D का विषय है, आपको इंटरेस्ट है तो पता कर लीजिए। जैसे कि अल्फांसो मैंगो का नाम सुना है? कहाँ पे मिलता है अल्फांसो? किसके नाम पे है ये? अल्फांसो द अल्बुकर्क, पोर्टुगीज, नॉट फ्रेंच। कहाँ पे? वो आया था कब? 1510, 9 से 1515 के आसपास बीच में था। उसी के नाम पे ये मैंगो का नाम है, क्या? अल्फांसो। सबसे महंगा बिकता है, क्या सबसे अच्छा है? तो क्वेश्चन तुमसे पूछ ले इंटरव्यू में कि ऐसा क्यों है कि सबसे अच्छा नहीं है फिर भी महंगा क्यों बिकता है? आज के जमाने में आप कितना खूबसूरत दिखते हो बाहर से, इसकी महत्व ज्यादा है जाए कि कितने अंदर से अच्छे हो। दूसरी बात, एक तो बड़ा बड़ा होता है साइज में, सुंदर लगता है देखने में, और साथ में और क्या होता है, उसका सेल्फ लाइफ काफी ज्यादा होता है। सेल्फ लाइफ मतलब लंबे समय तक सड़ेगा नहीं, गलेगा नहीं। ठीक है? तो उसको एक्सपोर्ट करना आसान होता है। और यूरोपियंस को क्या चाहिए, जो हमारा वेस्टर्न कल्चर ही कहता है ना कि दिखने में कितना सुंदर, हमारे यहाँ सभ्यता में अब आ गई है, नहीं तो पहले था कितने स्पिरिचुअल हो, मतलब कितने लॉयल हो, कितने ईमानदार हो, वो पहला था। दूसरा, कितने बुद्धिजीवी हो, तुम्हारा डिसीजन कितना सही होता है। तीसरा, कितना मेंटली स्ट्रांग हो। और सबसे आखिरी में होता था फिजिकल फिटनेस कितना है। हमारे यहाँ ठीक उल्टा हो गया अभी। दुर्भाग्य है। यही पेपर 4 में पढ़ना आपको, जो पढ़ रहे थे पेपर 4 का हिस्सा, अगर ये क्रम समझ में आ गई
मैंने क्या बताया? व्हाट इज द बेनिफिट, व्हाट एक्सप्लेन्स द प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी? प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत क्या बताता है? सिंपल बोल दो कि जितने भी हमारे ये जियोमॉर्फिक फीचर्स हैं, प्लेट, माउंटेन, प्लेटू, ओशन, जो भी है, ग्योट्स, या तुम्हारा अर्थक्वेक, वॉल्केनो की एक्टिविटीज, तुम्हारा आइलैंड का बनना, सबडक्शन होना, ऊपर जितने भी घटनाएं हैं सबको कौन एक्सप्लेन करता है? मुख्य रूप से प्लेट टेक्टोनिक। इसीलिए अभी अगला कोई थ्योरी नहीं आया है, अभी तक ये आखिरी थ्योरी है। का मतलब कि वी कैन एक्सप्लेन ऑलमोस्ट ऑल द फॉर्मेशंस, लैंड फॉर्म्स ऑन द अर्थ सरफेस विद द हेल्प ऑफ प्लेट टेक्टोनिक। तो देखते हैं कैसे कैसे कर सकते हैं और क्या क्या किया गया। हो गया? अच्छा बताओ, इसके अनुसार प्लेट मूवमेंट के लिए कारण कौन सा है, फोर्स कौन सा है? कन्वेक्शन करंट। लेकिन इसने बताया कि सिर्फ कन्वेक्शन करंट नहीं है, अब यहाँ पे अर्थ रोटेट कर रहा है, उसकी वजह से कुछ फोर्स अप्लाई होंगे कि नहीं? जैसे मान लो कि ये चीज यहाँ पे है, ठीक है, ये रेस्ट में है, तो अगर कोई चीज यहाँ पे हो, ये मूव करना शुरू कर देगा, तो उस पर कोई फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा? उसका असर होगा कि नहीं होगा? होना ही है। कोरियोलिस फोर्स नहीं कहते हैं, आप 2 दिन से 3 दिन से बोले जा रहे हो। कोरियोलिस का मतलब पता है क्या होता है? चलो ये टॉपिक आएगा आगे हमें, अभी तुम 3 दिन से बोले तो मैं बस स्पष्ट कर दूं। कोई भी चीज अर्थ सरफेस के ऊपर अगर मूव करेगा, तो वो अपने जिस डायरेक्शन में उसको थ्रो करोगे उस डायरेक्शन से थोड़ा सा डिफ्लेक्ट होगा, क्योंकि अर्थ रोटेट कर रहा है। चलो यहाँ देख ही लो। मान लो कि तुमने यहाँ से उड़ान भरी, जाना है यहाँ पे, कि मान लो यहाँ से आने में यहाँ 1 घंटा लगा। जब यहाँ से यहाँ तुम पहुंचोगे तो ये पॉइंट यही रहेगा कि ऐसे बढ़ चुका होगा, आगे आगे बढ़ चुका होगा। इसका मतलब कि यहाँ से तुम यहाँ ना के कहाँ गए? डिफ्लेक्शन हुआ कि नहीं? तो ये डिफ्लेक्शन जो ऑब्जर्वेशन किया गया कि डिफ्लेक्शन हो जाता है, इसे बोलते हैं कॉरियोलिस इम्पैक्ट। और जिस फोर्स के नाम दे दिया गया, फोर्स क्या है? रोटेशन ऑफ अर्थ, लेकिन नाम क्या दे दिया गया उसका? कॉरियोलिस फोर्स। किसने कहा था ये? फेरेल नाम के वैज्ञानिक ने पहली बार ऑब्जर्व किया था। और उसने क्या ऑब्जर्व किया? देखो ध्यान से यहाँ आ रहे तो कहाँ चले गए तुम? यहाँ दाहिने की बाएं? दाहिने चले गए। अब जहां से यहाँ आना चाहो, फिर देखो यहाँ से ये यहाँ जाएगा ना, तो फिर तुम इधर ही आ रहे हो, पूरब की तरफ। यहाँ भी क्या आ रहा है? पूरब की तरफ, समझ में आया? ये जब यहाँ आ गए, लेकिन इधर की ओर जब देखोगे तो तुम्हारा बाएं, ये बाएं हो गया ना। और ये क्या था? इधर से सर तुम्हारा है, तो ये दाहिने। सर इधर होगा तो बाएं। दोनों ही दिशा में यहाँ जा रहे हो और यहाँ। तो बस उसने यही बताया कि अगर आप पृथ्वी पे कहीं भी मूव कर रहे हो, अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हो, उत्तरी गोलार्ध में, तो कोई चीज अगर एयर में यहाँ मूव करेगी तो उस पर दाहिनी तरफ डिफ्लेक्ट करेगी। और अगर सदन में है तो अपनी बाईं तरफ डिफ्लेक्ट करेगी। एग्जाम्पल चाहते हो तो जाना फील्ड में, बॉल पकड़ना, जो रोटेट करता है ना, ऐसे ऐसे रोटेट करता है, उस पर तुम बैठ जाना और एक दूसरे की तरफ थ्रो करना बॉल ऐसे। वो तुम अगर सीधा फेंकोगे तो तुम्हारे अपने आप दाहिनी तरफ वो थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा। समझ में आए? ये होता है कॉरियोलिस, ठीक है? डोंट रिपीट नाउ। आगे बढ़ो। फोर्स कारण क्या है इसका? सिर्फ कन्वेक्शन नहीं, जितने भी हमारे पास हैं वो सबको इसने इंक्लूड कर लिया, जैसे कि घूर्णन, जैसे कि गुरुत्वाकर्षण, उत्प्लावन भी। उत्प्लावन मतलब फोर्स ऑफ बाउंसी, मीन्स ऑल दोज फैक्टर्स, सबका थोड़ा बहुत है ज्वारीय बल, अभी थोड़ा बहुत इंपैक्ट है ना। मीन्स बिकॉज ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दोज फोर्सेस देयर इज मूवमेंट ऑफ द प्लेट। नॉट ओनली द ज्वारीय बल, उत्प्लावन बल, ग्रेविटेशनल फोर्स, पोल पुलिंग फोर्स, नहीं, सबको मिला दिया उसने कि थोड़ा बहुत असर हर किसी का है। मेजर कौन सा है? कन्वेक्शन करंट। ठीक है, चलो जैसे देखो क्या हो रहा है यहाँ पे। ये पृथ्वी, ये कन्वेक्शन कुछ इस तरह से हो रहा है, बच के रहना। हाँ, स्क्रीन पूरा गर्म हो चुका है, कायदा यहाँ फील हो रहा है। कैसे फील हो रहा है मुझे बता, कौन सा ये है? कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। अब सही है आंसर, संवहन। गुड। नाउ आ रहा है पिक्चर?
कितने प्लेट्स हैं? गलत। हाँ, ये मेजर वर्ड यूज करो। माइनर प्लेट्स कितने हैं? अनगिनत। वी कैन नॉट काउंट। ठीक है, मेजर प्लेट्स के क्रॉनिंग रीजेस होंगे, माउंटेन होंगे, है ना। दिस इज द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी। हालांकि इसमें क्रिटिसिज्म है कि नहीं? कई सारे हैं, कई सारे इन्होंने आइडियल ग्राउंड्स मान रखे। अगला थ्योरी तुम लोग दे दो कोई, है ना, तुम्हारे नाम से आ जाएगा। अरुणोदय क्लासेस, थ्योरी ऑफ जियोमॉर्फिक फीचर्स। डन। सब हिंदी में है, और मैं फिर से कहता हूँ हिंदी में ज़्यादा है, डोंट वरी। प्लेट तो नहीं रहेंगे इंफॉर्मेशन ज़्यादा है। तो कितने प्लेट हैं? अच्छा, इसमें बताना तो, ये हो गया ना। ये बताओ तो स्पेसिफिक प्लेट कौन सा है, ओशनिक या माउंट? नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, यूरेशियन, अफ्रीकन, एंटार्क्टिक, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट। एक बात ध्यान रखना, थोड़ा सा तुम्हें गाइड कर दूं मैं, तो फिर बाद में कंफ्यूजन होगा। जैसे तुम ये देख रहे हो, देखो ये प्लेट बाउंड्री है ना, ये कौन सा है? अफ्रीकन। तो इस अफ्रीकन में तुमने ये पार्ट क्या देखा? कॉन्टिनेंट। और ये कौन सा पार्ट है? ओशन। इसका मतलब ये है कि जितने भी प्लेट होते हैं उनमें आपस में कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, इट इज नॉट इंटायरली कॉन्टिनेंटल और नॉट इंटायरली, बस एक को छोड़ के, ओनली वन एक्सेप्शन इज देयर एंड दैट इज योर पैसिफिक प्लेट। पैसिफिक प्लेट जो है पूरी तरह से क्या है? ओशनिक है। इसीलिए सबसे ज्यादा क्या होता है, जो वोल्केनिक इरप्शन है या अर्थक्वेक है, जो डिजास्टर होते रहते हैं, सब कहाँ होता है? इसी प्लेट के बाउंड्री पे। क्लियर है? तो ऐसा एब्सोल्यूट टर्म्स में नहीं होता। और ये भी तुम्हें कितना गहराई में, वही पॉइंट है ये, कम से कम 3 किलोमीटर की गहराई पे जाकर के प्लेट। ठीक है, ऐसा नहीं कि तुम ऊपर वाले पार्ट में ही काउंट कर लेना। कितना? 3000 मीटर डाउन इनसाइड, वो जो वहां पे जो ओसनिक फ्लोर मिलते हैं, वहां फिर ओसनिक प्लेट मिलता है। ये नहीं कि तुमने बस कदम रखा जमीन के अंदर और वो ओसनिक प्लेट शुरू हो गया। नहीं। देखो इसका डिस्टेंस, देखिए ये सब क्या है? ये पार्ट किसका पार्ट है? ये कौन से पार्ट? अफ्रीकन प्लेट का पार्ट है। क्लियर हुआ? कौन सा? फिलीपीन। लैंड वाटर दोनों। ठीक है, लैंड एंड वाटर दोनों। मैंने तो कहा सिर्फ एक ही है जो एब्सोल्यूट है अपने आप में, कौन? पैसिफिक प्लेट। अदरवाइज सारा क्या होगा? मिक्स। अगर ऐसे कहोगे मेरे को, तो अलग से 3 तरह का प्लेट बता सकता हूं मैं। एक कॉन्टिनेंटल महाद्वीपीय, दूसरा महासागरीय ओशनिक, और तीसरा दोनों के कंबाइंड। लेकिन वो कंबाइंड यहाँ पढ़ने की जरूरत नहीं है, जब हम पीएचडी कर रहे होते हैं वहां पे थोड़ा वो डिस्कशन करते हैं। लेकिन आपके लिए दो काफी हैं। कौन सा? ओशनिक एंड कॉन्टिनेंटल। इसके साथ साथ में 2 तरह के और, मेजर वर्सेस माइनर। मेजर कितने हैं? माइनर कितने हैं? सेवरल। इनफाइनाइट नहीं बोलो, क्योंकि पृथ्वी फाइनाइट है। तुम लोग बताओ, कॉकस प्लेट किस में आएगा? मेजर में 7 ही हैं, और 7 तुम्हें पता है कौन कौन सा है? काउंट करो कौन कौन सा होगा। एक नॉर्थ अमेरिका, दूसरा साउथ अमेरिका, तीसरा इंडो ऑस्ट्रेलिया, चौथा अफ्रीका, यूरेशिया, एंटार्क्टिका, पैसिफिक। डन। ये मेजर हो गए। माइनर भरे पड़े हैं। अब माइनर में जो महत्वपूर्ण है वो जरूर पढ़ लेंगे। जैसे देखो यहाँ पे क्या है? जुआन दे फूका प्लेट। ये कौन है? कॉकस प्लेट। ये कौन सा है? नाजका प्लेट। दोनों पहली बार जो वर्ड सुन रहे होगे तुम्हें डिफिकल्ट लग सकता है, बट ये है बहुत इंटरेस्टिंग, वरी नॉट। फिर से देखो क्या नाम ये है?
जुआन दे फूका प्लेट। अब जैसे तुम जानते हो यहाँ पे कौन सा है, सैन एंड्रियास देखे हो ना, यहाँ पे दो प्लेट हैं, एक कौन सा है, नाजका। ये कौन सा है, नहीं नाजका नहीं, ये जुआन दे फूका है और ये नॉर्थ अमेरिका। अच्छा देखो तो दोनों के बीच कॉकस समथिंग बीच में कर सकते हो इमेजिन वर्ड से नाम से। देखो कॉकस, अरे कॉस्को का बॉल देखा होगा, बीच में बॉल जैसा है यहाँ पे, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका के बीचों बीच बेचारा फंसा हुआ है। उसके ईस्ट में कैरेबियन है, बीच में कौन सा है, कॉकस, और इसके नीचे कौन सा है, नाजका। ये सब माइनर हो गए। बताओ तो ये सऊदी अरेबिया दिख रहा है, प्लेट है कि नहीं, माइनर प्लेट हो गया। इस तरह से इंडियन प्लेट अगर सेपरेट करोगे तो माइनर में ही आएगा, लेकिन मुख्य है माइनर में आएगा। इस तरह से स्मॉल जितने फिलिपिन प्लेट हो गए, जितना भी देखो छोटे छोटे प्लेट सब होंगे यहाँ पे भरे पड़े हैं प्लेट। भले पॉइंट नोट कर लो। हो गया ये भी हो गया। देखो इसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, सबसे पहले प्लेट वर्ड का इस्तेमाल किसने किया था, टूजो विल्सन। कब, 1900, बताओ, सी फ्लोर स्प्रेडिंग आने से पहले ही। लेकिन थ्योरी में किसने बनाया इसको, मैकेंजी पार्कर रहे। 67। हालांकि फिर से बताऊं डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, एक आइडिया होना चाहिए। वैसे 67 है बट डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, यूपीएससी को कोई मतलब नहीं आपने कौन सा डेट लिखा है वहाँ पे, मतलब सही लिखा होना तो अच्छी बात है, वरना मत लिखो, नंबर उतने मिलेंगे। ये हो गया। तो ये क्वेश्चन आ सकता है पीटी में, फर्स्ट टाइम प्लेट किसने कम यूज किया, टूजो विल्सन। ये बनाने की जरूरत नहीं है ना, एक जरूर बना लेना कॉपी में, क्योंकि अगर मेंस में ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाता है, डायग्राम बना लेते हैं, तो याद रखना वन पिक्चर वर्थ मोर। एक वर्ड, एक पिक्चर की वैल्यू 1000 शब्द से भी ज्यादा है। ये चाइनीज कहावत है, एक्चुअली चाइना में पहली बार कही गई थी, और ये ज्योग्राफी में 100% लागू होता है। अगर आप कोई भी आंसर लिख रहे हो, थोड़ा सा भी अगर वहां पे स्कोप है मैप बनाने का, बना दो। देखो फिलिपिन प्लेट किस तरह से है, देखो तो ये क्या है, कॉकस, यहाँ पे जुआन दे फूका, ये नाजका। देखो यहाँ पे तो सदर्न अमेरिका, अर्जेंटीना के राइट साइड में कौन सा नाम है इसका, स्कोशिया या स्कोटिया प्लेट। क्वेश्चन पूछेगा तो आंसर कर सकते हो। जैसे क्वेश्चन यूपीएससी पूछ चुका है कि नॉर्थ टू साउथ अरेंज जुआन दे फूका कॉकस नाजका, नॉर्थ टू साउथ अरेंज करो। ये आईएएस से क्वेश्चन है ऑलरेडी। तो ये बताने का कारण क्या था कि नाउ आपको एक आइडिया होना चाहिए कि कौन से माइनर प्लेट का है, मेजर हर किसी को पता है, तो माइनर प्लेट का प्रैक्टिस कर लेना है आपको। देखो जुआन दे फूका, नाजका, नहीं ये इधर वाला है स्कोशिया, ये अफ्रीका के, ये अर्जेंटीना के राइट साइड वाला नाजका, ये कॉकस, ये जुआन दे फूका। यही क्वेश्चन आया था आईएएस में। बाकी आप बता सकते हो, इजी है, एक क्वेश्चन का आंसर बताना, यहाँ पे है क्या, नहीं है, कोई बात नहीं। ये क्वेश्चन पूछे बता दोगे ना कहाँ पे है, अर्जेंटीना के ईस्ट में। ये क्या हो रहा है, बिल्कुल, अलास्का इज मेजर टेक्टोनिक। ध्यान से रखना ये कौन सा हमारा है, पैसिफिक, ये कौन सा है हमारा, नॉर्थ अमेरिकन। ठीक है ध्यान रखो, यहाँ पे ये पार्ट कौन सा है, ओशन, ये पार्ट कौन सा है, गौर करना, ओशन ओशन। अब ये ओशन ओशन आपस में कोलाइड करेंगे, इसकी डेंसिटी ज़्यादा, साइज ज़्यादा, स्पीड ज़्यादा, वो सबडक्ट करेगा, और ओशन प्लेट के अंदर ही ओशन जाएगा, तो क्या होगा वहाँ पे वोल्केनिक इरप्शन, ट्रेंचेज वहाँ पे बनेंगे, यहाँ पे ट्रेंच है, और वोल्केनिक इरप्शन ऐसा तो नहीं कि हर जगह इक्वल होगा, जहाँ जहाँ वीक पॉइंट ज़्यादा मिलेगा वहाँ ज़्यादा, तो कहीं पे ज़्यादा, फिर कहीं कम, कहीं कम, कहीं कम, ऐसे। तो पानी के, ओशन ही है, ओशन के अंदर वोल्केनिक एक्टिविटी होकर के माउंटेन लाइक स्ट्रक्चर बन जाए, आइलैंड बनेगा, एक आइलैंड, दो आइलैंड, तीन आइलैंड, चार आइलैंड, मीन्स आइलैंड आर्क बन जाएगा। तो कहीं भी तुम्हें एक साथ ग्रुप ऑफ आइलैंड दिखे एक लाइन में पूरे वर्ल्ड में, वो कैसे बना होगा, दो
ओशनिक प्लेट आपस में कोलाइड किए होंगे। ये है एलुशियन आइलैंड। क्या है, देखो दिख रहा है यहाँ पे, ये एलुशियन आइलैंड ऐसे ही बना है। अब आ जाए तुम्हारे एग्जाम में कि डिस्कस द मैकेनिज्म थ्रू विच एलुशियन आइलैंड फॉर्म्ड। एलुशियन आइलैंड बनने के प्रक्रिया को समझाएं, तो क्या बताओगे? नॉर्थ अमेरिकन प्लेट का जो ओशनी वाला रीजन है, उससे कौन टकरा रहा है? प्रशांत महासागर का प्लेट। उसके टकराने से दोनों, चूंकि दोनों महासागरीय वाला रीजन है, तो ऐसे केसेस में क्या होगा कि जो हमारा पैसिफिक प्लेट है वो सबडक्ट कर जाएगा, छेपन होगा किसके अंदर? नॉर्थ अमेरिकन वाले प्लेट के अंदर। और वहां से जो वोल्केनिक एक्टिविटीज होंगी, तो वो जो पानी के बाहर निकल आता है तो उसे आइलैंड बनता है। और एक लाइन में कई सारे निकल जाते हैं तो आइलैंड आर्क बनता है, और इस तरह से क्या बना है? एल्यूसियन आइलैंड। डन। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, आंसर बता सकते हो आप। जैसे ये अलग अलग प्लेट का एग्जाम्पल देने की कोशिश किया गया है। माइनर टेक्टोनिक प्लेट्स, एक एक का लोकेशन पता होना चाहिए आपको। यही आएगा पीटी में। और यदि किसी इन प्लेट के आसपास में कोई भूकंप या earthquake आ जाए, कुछ भी आ जाए, किस तरीके से वो क्या करना है, क्वेश्चन आएंगे। बताओ तो फूजी प्लेट कहाँ पे है? फूजी प्लेट जापान ना। अब पढ़ो, पढ़ो। प्लेट मतलब नॉर्थ ईस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया में है, तो ये अक्सर नाम से कंफ्यूज हो सकते हैं, है कि नहीं? जैसे मान लो तुम्हारे घर में कोई बेबी हुआ, तुमने उसका नाम रख दिया अलेक्जेंडर, है ना, या एंड्रू साइमंड। तो नाम से क्या लगेगा, कोई कि कोई हम होगा दूसरे कंट्री वाला। वैसे यहाँ पे जैपनीज नेम रखा हुआ है किसका? फूजी। कहाँ पे है? नॉर्थ ईस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। नॉर्थ ईस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया मतलब पापुआ न्यू गिनी से कहाँ? देखियो पापुआ न्यू गिनी कहाँ है। अगर नहीं पढ़े हो तो तुमने पाप किया है, इसका मतलब। वो न्यूज में है, पढ़ लेना नहीं जो पढ़े हो। ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में है, नॉर्थ ईस्ट में है। किसके ईस्ट में है वो? कौन से कंट्री के ईस्ट में है? इंडोनेशिया। उसका ईस्टर्न पार्ट। काफ़ी गरीब कंट्री है, काफ़ी सीधे लोग रहते हैं, इतने सीधे कि वहाँ कल्चर है कि बाहर से कोई व्यक्ति आता है तो उसको भी हमारे जैसा मानते हो, जैसे वसुधैव कुटुंबकम बोलते हैं हम अपने यहाँ, कि हर वो पूरे वसुधा मीन्स पृथ्वी से कोई भी आए तो हमारा क्या है, वो कुटुंब है, अपना है, उसका पैर छू के प्रणाम करते हैं। वैसे मोदी जी गए तो वहाँ का राष्ट्रपति पैर छू के प्रणाम किए, और ये काफ़ी न्यूज़ में आया। तो सबने यहाँ पे वैसे ही थोड़ा सा वो करना शुरू कर दिए, बढ़ा चढ़ा करके। लेकिन सच्चाई क्या है, उनका कल्चर का पार्ट है, रिस्पेक्ट। बट इतनी बात समझ में आई, और तब से पापुआ न्यू गिनी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में आ गया। क्या करना चाह रहे हो? इंसान को मरवाना चाहते हो, खिलवाना चाहते हो? हर जगह ऐसे लोग मिल जाएंगे। क्यों इंडिया में नहीं हुआ था ये केस? दिल्ली में तो हुआ था। तो क्या नाम था? नहीं करते? कौन सा केस था, केस का नाम बताओ। एक नहीं दो थे, मालिक उसका नौकर। उसका रिसेंट वर्डिक्ट आया है, और पता है किसके फेवर में आया है? उन्हीं के फेवर में आया है। नहीं, इसीलिए गो थ्रू कर लेना। जो एविडेंसेस था, प्रूफ था, ये पूरी तरह से प्रूव नहीं किया कि वही है, लैक ऑफ एविडेंस की वजह से वो अब छूट गए। पढ़ो। सुरेंद्र नाम था एक का। क्या हुआ? किसी के भी हो सकते हैं, नाम में क्या रखा है? नाम में क्या रखा है, किसने बोला?
मैंने क्लास में बोला। वैसे किसने बोला, फेमस है ये। शेक्सपियर ने बोला था। ये इंग्लिश उधर हिंदी में है सारा। एनातोलियन प्लेट कहाँ पे है? डिस्कस किया था अभी हमने, जो भूकंप आया था टर्की में, बिकॉज ऑफ एनातोलियन प्लेट। ये किधर मूव कर रहे हैं? वेस्ट वार्ड। वेस्ट वार्ड, पश्चिम की ओर। बाकी उसमें जो सीरियन प्लेट है, अफ्रीकन प्लेट है, कहाँ मूव कर रहा है? नॉर्थ वार्ड। क्लियर है? यूरोपियन वाला नीचे कर रहा है, उसके बीच में ये कॉम्पैक्ट है, पीछे की ओर जा रहा है। अच्छा, इसका लोकेशन कितना खूबसूरत है ना। इसके ऊपर में ब्लैक सी, नीचे मेडिटेरेनियन सी। ईस्ट में देखोगे तो उसका लोकेशन देखा है ना, टर्की का। उसका कैपिटल कहाँ पे है? यूरोप में। बाकी किसका पार्ट है ये? एशिया का। वहां पे जब पढ़ेंगे ओशनोग्राफी देखेंगे, एक से एक स्ट्रेट है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही कीमती, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्यों, वो देखेंगे बाद में, वो आईआर में पढ़ना है आपको, लेकिन मैं बता दूंगा क्लास में। ट्रेड के लिए। और भी बातें करेंगे डिस्कशन बाद में। अच्छा देखो, यहाँ पे सब दिख क्लियर है ये। इंपॉर्टेंट है ये, बता रहा हूँ कौन सा है। यहाँ पे मैप कहाँ गया मेरा वो, चलो बाद में देखना। ये नोट कर लो। इसको नंबर ऑफ काउंट इसलिए नहीं करते हैं, सिर्फ जो महत्वपूर्ण है वो लिख लिया हमने। जैसे मान लो कि जो हमारा मेडिटेरेनियन सी है, नीचे कौन सा है? अफ्रीकन प्लेट। ऊपर कौन सा है? यूरेशियन। ठीक है। अब वो दोनों आपस में क्या आ रहे हैं, करीब आ रहे हैं, तो बीच वाला जो मेडिटेरेनियन सी है, ये बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है। वो स्ट्रेस में आने की वजह से कई सारे क्रैक पड़ गए हैं उसके अंदर, तो अनगिनत बन चुके हैं और बढ़ते जा रहे हैं वो। ठीक। इसका मतलब ये है कि आने वाले टाइम में मेडिटेरेनियन सी हो जाएगा गायब। क्या होगा? और ईस्ट अफ्रीका जो रिफ्ट बना है, वो भी हो जाएगा गायब, मतलब पूरा दूर हो जाएगा वो। रेड सी और चौड़ा हो जाएगा, लेकिन कौन सा, मेडिटेरेनियन सी गायब हो जाएगा फ्यूचर में। बट होने में भी कई करोड़ साल लगेंगे बस। कुछ करोड़ साल वेट करो, तुम्हें देखने को मिलेगा। ये कौन सा प्लेट है? देखो, एनाटोलियन प्लेट, ये किधर आएगा? ऊपर की ओर। यहाँ पे भी ऊपर, ये नीचे, और ये वेस्ट वार्ड। एंड दैट्स वाई माइक्रो। वैसे देखो, प्लेट को हम तीन भाग में डिवाइड कर सकते हैं। एक को कह सकते हैं मेजर, दूसरे को माइनर, तीसरे को माइक्रो। माइक्रो बहुत छोटे छोटे प्लेट हो गए, लेकिन आपको जो यूपीएससी में पढ़नी है वो दो ही पढ़ना है। कौन सा? मेजर एंड माइनर। माइक्रो को माइनर का पार्ट रख लो। माइनर में क्या पढ़ते हैं? इंपॉर्टेंट माइनर प्लेट्स। ठीक है। माइक्रो मतलब बहुत छोटा ना, इसको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने कहा आपको, अब ये देख रहे हो, इसमें कई सारे प्लेट हो सकते हैं, छोटे छोटे टुकड़े टुकड़े हो सकते हैं। देखो, ये अलग, ये अलग, ये अलग, कई सारे हो सकता है माइक्रो लेवल पे। रेड सी वाला है। ये क्या दिखा रहा है? डिफरेंट प्लेट्स, देयर ओरिएंटेशन, और कहाँ कहाँ पे कैसे। जैसे आयोनियन सी है, लिबियन सी है, टिरेनियन सी है, ये सब क्या है? अलग अलग अपना एक छोटे छोटे प्लेट बने हुए हैं, उस रीजन का है। एड्रियाटिक सी, डिटेल में उसी चीज़ का जो मैंने डिस्कस किया था अभी। आपको अलग अलग माइक्रो, इस माइनर प्लेट्स का यहाँ पे ऑब्जर्वेशन के लिए दिया हुआ है कि कहाँ कहाँ पे है। जैसे वहाँ पे हमने देखा था मैं, इंपॉर्टेंट माइनर वाला। तो मान लो ये बिस्मार्क पूछ दे कहाँ पे है, बता सकते हो? बिस्मार्क कहाँ पे है? देखो, ये क्या है? ऑस्ट्रेलिया वाला पार्ट। ये कौन सा है? पापुआ न्यू गिनी। उसी के देखो ईस्टर्न पार्ट में ये कौन सा है? बिस्मार्क है। कई सारे अपना इसी में देखोगे, फ्रेंचेस, न्यू गिनी, फ्रेंच, सो ऑन। डिटेल समझने के लिए सोलोमन आइलैंड पता है ना? सोलोमन सी, सोलोमन आइलैंड, कौन सा आइलैंड है ये?
इन्होंने G20 की कंट्रीज पे केस कर रखा है पूरे के पूरे। क्यों? क्योंकि G20 मतलब सबसे ग्रेट इकोनॉमी उन्हीं का है वर्ल्ड में, सबसे अधिक कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन वही कर रहे होंगे, जिनकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, सी लेवल राइज कर रहा है, और ये आईसीजे में केस कर रखा है। चलाने वाला कौन आईसीजे को? G20। जैसे पहले जमाने में यूरोपियंस थे ना, जज कौन रहेगा? सिर्फ यूरोपियन। अब लो समझ में आगे आगे। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, इसीलिए क्या रूल बना है हमारे देश में, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट बन जाते हो, मान लो कल को आईएएस बन गए आप, तो अपने नाम पे कंपनी खोल सकते हो? सही नहीं। लेकिन उनके रिलेटिव्स को देखना, सबके नाम पे कंपनीज होते हैं। क्यों? ये इकोनॉमी में समझना। ना समझ में आए तो मेरे से पूछना, बता दूंगा क्यों होते हैं। हो गया ये इंपॉर्टेंट सबसे आपके लिए मैप। क्यों? इसमें बताया गया है कौन सी प्लेट का डायरेक्शन किस तरफ है, और यदि आपको डायरेक्शन पता है तो आप आसानी से बता सकते हो कि कहीं पे भी लैंडफॉर्म कैसे बनेगा। जैसे देखो तो यहाँ पे अगर प्लेट की बात की जाए, हर जगह कैसा है? डायरेक्ट कन्वर्जन है, कॉन्टेक्ट डायरेक्ट। सिर्फ एक जगह स्लिप कर रहा है, कौन सा? हुसैन इंडियाज फॉल्ट के पास। बाकी हर जगह क्या है? डायरेक्ट कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज। बाकी सबका देखोगे एनुअल गेट एक्सप्लेनेशन, सबका जरूर ध्यान रख लेना कौन मूव कहाँ कर रहा है। अगर वो जब पता होगा तो तुम वहाँ का लैंड फॉर्म्स, वहाँ पे आने वाले भूकंप, वहाँ पे आने वाले वोल्केनिक एक्टिविटीज, सबका आंसर दे सकते हो। मान लो कल को भविष्य में कहीं आ जाए भूकंप, एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज करो कि ऑस्ट्रेलिया के यहाँ पे इस रीजन भूकंप आ जाए, इस रीजन भूकंप, तुमसे पूछे कि कैसे आया होगा, तो बता सकते हो पैसिफिक प्लेट एंड ऑस्ट्रेलियन प्लेट आपस में क्या हो रहे थे? कन्वर्जेंस के कारण। वहां पे डाइवर्जेंस से कन्वर्जेंस क्लियर हुआ। अब कन्वर्जेंस है तो बता सकते हो कि उसके फीचर्स क्या हैं, और डाइवर्जेंस का फीचर बता सकते हो। किस केस में ज्यादा खतरनाक भूकंप आता है, कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस? कन्वर्जेंस में। इसलिए चूंकि कन्वर्ज करेगा तो डिस्ट्रॉय होता है, इसलिए इसको डिस्ट्रक्टिव भी कहते हैं। ठीक है, डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री। और जो दूर जा रहा होता है उसमें बीच में क्या नया फ्लोर बन रहा होता है, कंस्ट्रक्ट होता है, तो इसको क्या बोलते हैं? निर्माणकारी या कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री। दो क्वेश्चन पूछो। हाँ यहाँ पे। हम्म, कहाँ पे? ये हो गया हमारा कौन सा प्लेट? पैसिफिक प्लेट। और ये पैसिफिक प्लेट में ही देखो यहाँ पे क्या है? नाज़का है, यहाँ पे क्या है? कॉकस है यहाँ पे। अब इनके रिलेटिव भी तो मोशन होता है, पहली चीज। दूसरी चीज, ये सब अपने आप इंटेक्ट नहीं, इनके अंदर कई सारे माइनर प्लेट्स हैं, और उस बॉर्डर पे माइनर प्लेट का मूवमेंट किधर है ये डिसाइड करता है। ठीक है, इट्स नॉट कि एज अ बल्क, एज अ पूरा बात किया जाए तो ये ऐसे मूव कर रहा है। अब यहाँ पे ये इस तरह से क्यों हो रहा है? क्योंकि ये ऐसे जा रहा हो लेकिन ये पीछे से इसको दबा रहा है, तो कॉलिजन तो फिर भी हुआ। तो इसमें कई सारे माइनर प्लेट्स होंगे अंदर में ब्रेक होकर के, उनका रिलेटिव मोशन अपना होगा, तो वहां पे एक रिलेटिव मोशन यहाँ पे देखा गया है कि यहाँ पे इस तरह से है। ठीक है, आइडिया होना चाहिए, यू कैन आंसर। ये पूरे विश्व के अलग अलग छोटे बड़े प्लेट। हाँ कुछ पूछ रहे हो, बोलो। कैलिफोर्निया वाला रीजन, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया देख रहे हो? पूरा कैलिफोर्निया का जो पार्ट है एक्स्ट्रा यहाँ पे देखो निकला हुआ, यहाँ पे देख लेते हैं। ये यहाँ पे ऐसे नीचे लटका हुआ है ना ऐसे पार्ट, ये बिल्कुल अलास्का में जाके मिल जाएगा आने वाले लगभग 50 मिलियन ईयर्स में, 5 करोड़ साल में, ऐसा एक्सपेक्टेड है। और आज से 2.5 मतलब 25 करोड़ साल बाद कैसा होगा पृथ्वी? अगर तुमसे क्वेश्चन पूछ दे तो? हाँ, इट विल बिकम अगेन अ पैंजिया, जो एक मॉडल तैयार किया गया है विद प्रेजेंट रेट ऑफ मूवमेंट। डन। ये सब समझ में आ रहा है क्या बताने की कोशिश की जा रही है?
ये क्या दिखा रहा है? रीजेस मतलब पहाड़ बना हुआ है। ये कौन सा है? दुनिया का सबसे लंबा पहाड़ कौन सा है अर्थ सरफेस पे? नॉट अंडर वाटर। लैंड सरफेस पे, अर्थ सरफेस पे सबसे लंबा कौन सा है लेंथ वाइज? एंडीज। अच्छा ये बताओ, अंदर में जो रीजेस हैं, ये रीज, इसकी लंबाई कितनी है? मिड अटलांटिक रीज की बात कर रहा हूँ, ये वाली। 1600। ठीक है, कितना? आगे बढ़ो। देखो, 1600 नहीं, 16,000। 1600 तो बहुत पास हो जाएगा ना। यहाँ से पटना पहुंच जाओ, 4 किलोमीटर हो गया। वहां पता नहीं कितने कंट्रीज हैं बीच क्रॉस करता हुआ। ऐसे कहाँ तक? अफ्रीकन तक। देखो, प्लेट दो तरह के हो गए, स्टैटिक एंड मूविंग। जहाँ पे न के बराबर हलचल है वो क्या है? स्टैटिक है। जहाँ पे मूवमेंट हो रहा है वो मूविंग हो गया। दूसरा, ओशनिक प्लेट एंड व्हाट इज प्लेट, व्हाट इज प्लेट टेक्टोनिक्स एंड व्हाट इज टेक्टोनिक एक्टिविटी? प्लेट पता है ना? बता सकते हो ना टेक्टोनिक्स क्या है? विवर्तनिक, जो इस प्लेट मूवमेंट के कारणों को समझाए और उससे वाले, ये प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? एक्टिविटी। प्लेट टेक्टोनिक्स, प्लेट का संचलन, और उस संचलन से होने वाली जो डिफरेंट लैंड फॉर्म्स बनते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? टेक्टोनिक एक्टिविटी। ऐसा टेंशन वाली कोई बात नहीं है, बात है कि घुमा फिरा करके देखो, और देखो स्पष्ट करना तो यहाँ देखो। टेक्टोन मतलब पढ़ाई, पढ़ाई मतलब कारपेंटर। कहाँ सा वर्ड है ये? ग्रीक वर्ड है। उसको हमने हिंदी में क्या अनुवाद कर लिया है? विवर्तनिक। ठीक है, विवरण करना, विवर्त भी है हिंदी में। प्रॉपर वर्ड क्या है? टेक्टोन। इसका मतलब क्या है? कारपेंटर, जो निर्माण करता है रॉ से चीजों को। तो हमारे लैंड फॉर्म्स रॉ था, उस पर निर्माण हो रहे हैं नई नई चीजों का। ठीक है, पृष्ठ पर अंतर्जात बलों के अधीन होने वाले परिवर्तन क्या कहते हैं? बदलाव, परिवर्तन। इसके अंतर्गत भूपृष्ठ पर वलन या फॉल्ट या बेंडिंग हो सकता है, बंकन आदि क्रियाएं होती हैं। इन क्रियाओं क्या कहते हैं? एग्जाम्पल देखो, ये क्या है? ये क्या है? फोल्डिंग। यहाँ पे क्या है? ये सन एंड्रियास फॉल्ट, फॉल्टिंग। और ये क्या हो गया? मान लो धस गया ये, डिप्रेशन, बंकन। क्या बोलते हैं इसको? बेंडिंग या बंकन। ठीक है, ये सब प्रक्रिया क्या हो गया? प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटी हो गया। डन। आज कौन सा दिन है? ओके, हो गया इतना? क्या? अब आएंगे प्लेट इंटरेक्शन, और इसे करेंगे कल, और कल करेंगे इस टॉपिक को फिनिश 100%। क्वेश्चन एंड आंसर। जियोमॉर्फोलॉजी का कोई भी क्वेश्चन नहीं कर पाते हो तो गलत। बॉन्ड पेपर पे साइन करके दोगे? देखो इंटेलिजेंट है, पहले ही नो कह रहा है। ओके, ऐसा कोई रिस्क नहीं लेने का, लेकिन रिस्क लोगे तो सफलता के चांसेस बढ़ जाते हैं।
क्योंकि रिस्क तो शक्तिमान को भी लेना पड़ता था। वो कैलकुलेशन करता था। यहाँ तक हो गया। अब प्लेट इंटरेक्शन कल डिस्कस करेंगे, कौन कौन सा होता है देखो, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट एंड ट्रांसकरेंट या ट्रांसफॉर्म। इन केसेस में जब कन्वर्जेंट है तो देखेंगे अलग अलग केसेस की, अगर ओशन ओशन कन्वर्ज हो सकता है, ओशन कॉन्टिनेंट कन्वर्ज हो सकता है, कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कन्वर्ज हो सकता है, 3 केस हो गए अलग। डाइवर्जेंट में सिर्फ महाद्वीपीय हो सकते हैं कॉन्टिनेंटल डाइवर्जेंस, या फिर ओशनिक डाइवर्जेंस हो सकते हैं। इसके अलावा इनसे बनने वाले लैंड फॉर्म्स एंड उनके कॉन्सिक्वेंसेस, एंड फाइनली ट्रांसफॉर्म कौन सा। तो कल हम लोग इसको फिनिश कर लेंगे अगले 1 घंटे में, और लास्ट के 1 घंटे अभी तक जितना पढ़ा है हमने जियोमॉर्फोलॉजी में सब रिवाइज कर लेंगे एक साथ में शॉर्ट में। और आपका कल ही 3 पेज का क्या हो जाना चाहिए, नोट्स रेडी, जिसको अब हमेशा लाइफ टाइम आपके साथ रहना चाहिए। और कल के बाद जो क्लास होगी वहां पे शुरू होगा हमारा कौन सा, क्लाइमेटोलॉजी। डोंट नो परसों किसने देखा है, कल ही किसने नहीं देखा है, पहले कल इसको फिनिश करते हैं। ऑल द बेस्ट।